और आज हम बात करेंगे अपने पैट यानी कि प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2021 के प्रीवियस ईयर पेपर के बारे में। ये हमारा फर्स्ट पेपर था, यानी सबसे पहले 2021 में ही कराया गया था। ये 24/8/2021 की शिफ्ट 1 का पेपर है और 3 बार टोटल पेट का एग्ज़ाम हो चुका है, 2021, 2022 और 2023। और 2024 में कोई एग्ज़ाम नहीं हुआ था। अब 2025 में 6 और 7 सितंबर को होगा। तो आपको 2021 का पेपर ये रहा। इसके बाद हम 2022 और 2023 का भी पेपर लेकर आएंगे और साथ ही कई सारे प्रैक्टिस सेट भी कराएंगे, जिससे आपको आइडिया मिले कि किस तरह से प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे जाते थे। फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का काल क्रमानुसार सही क्रम क्या है, यानी कि व्हाट इज़ द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इन विच इज द फॉलोइंग रूल्स रूल्ड इन इंडिया, यानी भारत में शासन किए थे उनका काल क्रम से सही क्रम पूछा है। ऑप्शन शेरशाह सूरी, ऑप्शन बी अकबर, थर्ड है अलाउद्दीन खिलजी और फोर्थ है इल्तुतमिश। तो इसमें से कौन सा सही है? सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी। सबसे पहले फोर्थ यानी कि इल्तुतमिश आता है। इल्तुतमिश गुलाम वंश का था और ये जो था कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था। फिर थर्ड आता है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी खिलजी वंश का था। फिर आता है शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी हुमायूं के समय था। और फिर आता है अकबर, जो कि हुमायूं का बेटा था। तो आपसे पूछे कि भारत में शासन करने वाले कालक्रम क्या है, तो सही आंसर ऑप्शन बी ही हो जाएगा। सबसे पहले इल्तुतमिश आया था, फिर अलाउद्दीन खिलजी आया था, फिर शेरशाह सूरी आया था और फिर आया था अकबर। व्याख्या भी कह रही है कि शासक जो इल्तुतमिश था वो इलवरी वंश को ही हम क्या कहते हैं, इलवरी वंश को ही हम मलुक वंश कहते हैं, ठीक है, और मलुक को ही गुलाम वंश भी कहते हैं। तो इल्तुतमिश इलवरी मलुक वंश या गुलाम वंश का था। 1211 से लेकर 1236 ईस्वी तक था। इल्तुतमिश 1211 से लेकर 1236। फिर आता है अलाउद्दीन खिलजी। ये खिलजी वंश का था। ये 1296 से लेकर 1316 तक था। 1296 से लेकर 1316 तक था। फिर आता है शेरशाह सूरी। ये सूर वंश का था। ये 1540 से 1545 था। फिर है अकबर। अकबर मुगल वंश का था। ये 1556 से लेकर 1605 तक था। तो सबके शासनकाल याद रखना है, एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। इल्तुतमिश गुलाम वंश, इलवरी वंश या मलुक वंश का था। अलाउद्दीन खिलजी खिलजी वंश का था। शेरशाह सूरी सूरी वंश का था और अकबर ये मुगल वंश का था। इल्तुतमिश 1211 से 1236, अलाउद्दीन खिलजी 1296 से लेकर 1316, शेरशाह सूरी 1540 से 1545 और अकबर 1556 से लेकर 1605। निम्न में से कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे, यानी विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंट्स वाज कंटेम्पोरेरी ऑफ शिवाजी? ऑप्शन ए है तुकाराम, ऑप्शन बी है चैतन्य, ऑप्शन सी है नामदेव और ऑप्शन डी है शंकराचार्य। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तुकाराम। तुकाराम जो संत थे वो शिवाजी के समकालीन थे। कौन थे? तुकाराम थे। व्याख्या भी है कि संत तुकाराम जो थे वो शिवाजी के समकालीन थे, यानी कि समान ही उनका शासन था। वहीं जो शंकराचार्य जी थे ये 788 से लेकर 820 ईस्वी तक संपूर्ण भारत में थे, अद्वैतवाद के थे। किसके? अद्वैतवाद। वहीं जो चैतन्य थे ये 1486 से लेकर 1534 में बंगाल में थे। ये वैष्णव मत के थे। किसके थे? वैष्णव मत के। वहीं तुकाराम की बात करेंगे 1608 से 1650 थे, महाराष्ट्र में। ये बारकारी मत के थे। और नामदेव की बात करेंगे 1217 से 1350 में ईस्वी तक थे, महाराष्ट्र में। ये निर्गुण मत के थे। तो ये पूछ लेता है कि कौन से मत के थे, तो शंकराचार्य जो थे अद्वैत मत के थे। अद्वैत मतलब जिसके जैसा कोई नहीं है, तो शंकर जैसा कोई नहीं है, इस तरह से याद लिखना। हमारे संपूर्ण भारत में अद्वैतवाद के थे शंकराचार्य। चैतन्य क्या वैष्णव मत के थे। वैष्णव यानी विष्णु की पूजा करने से जो होता है वैष्णव, यानी कि चेतना आ जाती है। तो चैतन्य ये वैष्णव मत के थे। तुकाराम ये बारकारी मत के थे। कौन सा मत यानी क्या? बारकारी। वही जो नामदेव थे ये कौन से मत के थे? ये निर्गुण मत के थे, ठीक है, निर्गुण मत के। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, यानी बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन ए है लॉर्ड क्लाइव, ऑप्शन बी है लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन सी है लॉर्ड लिटन और ऑप्शन डी है लॉर्ड रिपन। तो बताइए कौन थे बंगाल के पहले गवर्नर जनरल? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स थे।
व्याख्या भी है कि बंगाल के जो पहले गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स थे। जो लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स थे ये कलकत्ता में एक मदरसा की इन्होंने स्थापना की थी। क्या किया था? कलकत्ता में, जो कि पश्चिम बंगाल की कैपिटल है, वहाँ एक मदरसा की स्थापना की थी। इनका जो समय काल था वो 1774 से लेकर 1785 तक था। वहीं फिर लॉर्ड लिटन आ जाते हैं। ये वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट इन्होंने लागू किया था। लॉर्ड लिटन ने कौन सा लागू किया था प्रेस एक्ट? वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट 1876 से लेकर 1880। फिर आ जाता है लॉर्ड रिपन। ये प्रथम नियमित जनगणना और प्रथम कारखाना अधिनियम 1881 थे कि 1880 से लेकर 1884 तक थे। तो हमारे लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स थे 1774 से 1785। ये बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे। लॉर्ड लिटन 1876 से लेकर 1880 तक थे। लॉर्ड रिपन 1880 से लेकर 1884 तक थे। ये सारी चीज़ें लिखना। नेक्स्ट है कि चरक संहिता संबंधित है। चरक संहिता इज अ वर्क ऑन। ऑप्शन ए है राजनीति, ऑप्शन बी है चिकित्सा, ऑप्शन सी है वास्तुकला, ऑप्शन डी है गणित यानी कि पॉलिटी, मेडिसिन, आर्किटेक्चर और मैथमेटिक्स। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मेडिसिन यानी कि चिकित्सा। जो चरक संहिता है ये मेडिसिन यानी चिकित्सा से संबंधित थे। ठीक है, चरक संहिता किससे संबंधित थी? मेडिसिन से। व्याख्या भी है कि चरक एक प्रसिद्ध आयुर्वेद के विद्वान थे जो कि कनिष्क यानी कि कुषाण वंश के राजदरबार में रहते थे। चरक क्या थे? एक आयुर्वेद के प्रसिद्ध विद्वान जो कि किसके दरबार में रहते थे? कुषाण वंश के। इनकी प्रसिद्ध रचना चरक संहिता है और इसमें रोगनाशक और रोग निरोधक औषधियों का उल्लेख है। इनकी प्रसिद्ध रचना, ये बहुत ज़्यादा फेमस रचना कौन सी है? चरक संहिता, जिसमें किसके बारे में वर्णन किया गया है? रोगनाशक और रोग निरोधक औषधियों का है उल्लेख। तो चरक क्या थे? एक प्रसिद्ध आयुर्वेद के थे जो कनिष्क यानी कुषाण वंश के राजदरबार में थे। इनकी प्रसिद्ध रचना चरक संहिता थी। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज इनकरेक्टली मैच्ड? ऑप्शन ए है BC यानी 261 में द कलिंग युद्ध हुआ था। सेकेंड है कि AD 78 में शक संवत की शुरुआत हुई थी। थर्ड है कि AD 622 में मुस्लिम युग की शुरुआत हुई थी। और ऑप्शन डी है 1709 में औरंगजेब की मृत्यु हुई थी। तो बहुत ही फेमस है कि जो औरंगजेब थे, औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हुई थी। कब हुई थी? 1707 में, इसलिए 1709 हो नहीं सकता। और नहीं पूछा था तो ऑप्शन डी ही सही हो जाएगा। बल्कि कलिंग युद्ध की बात करें तो कलिंग युद्ध की जो था वो 261 में लड़ा गया था। कब लड़ा था गया था? 261 में। और इसके बाद ही अशोक ने धम्म नीति को अपना लिया था। वहीं शक संवत की शुरुआत थी वो 78 AD में हुई थी। कब हुई थी? 78 AD में हुई थी शक संवत की शुरुआत। वहीं मुस्लिम युग की बात करें तो 622 AD में मुस्लिम युग भी शुरू हुआ था। तो मुस्लिम युग कब शुरू हुआ था? 622 में। शक संवत 78 में। कलिंग युद्ध 261 में। और औरंगजेब की मृत्यु 1707 में। ठीक है, 1709 दे रखा है, इसीलिए ऑप्शन डी गलत हो जाएगा। व्याख्या भी है कि औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हुई थी। वे मुगल वंश का अंतिम प्रतापी बादशाह था। मुगल वंश का अंतिम प्रतापी बादशाह कौन था? औरंगजेब। मृत्यु कब हुई? 1707 में। इसका मकबरा औरंगाबाद में है। और औरंगजेब ने औरंगाबाद में अपनी पत्नी रबिया उद दुरानी की स्मृति में ताजमहल की तरह मकबरा भी बनवाया है। लाल किले के भीतर मोती मस्जिद भी बनवाई है। वहीं 78 ईस्वी में शक संवत की शुरुआत कुषाण शासक जो थे वो कनिष्क उन्होंने की थी। तो औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? 1707 में हुई थी। वो कैसे शासक थे? ये मुगल वंश के शासक थे, बहुत ही ज़्यादा प्रतापी शासक थे। और इनका मकबरा कहाँ है? तो औरंगजेब का मकबरा है औरंगाबाद में। और औरंगाबाद में ही इनकी जो पत्नी थी रबिया उद दुरानी, उनकी स्मृति यानी उनकी याद में इन्होंने ताजमहल की तरह एक मकबरा भी बनाया है। तो आपसे पूछेगा कि ताजमहल का तरह एक मकबरा था, वो किसने बनाया था? औरंगजेब ने। किस लिए बनाया था? अपनी पत्नी की याद में। इनकी पत्नी का नाम क्या था? रबिया उद दुरानी था। ठीक है, वहीं लाल किले के भीतर मोती मस्जिद भी इन्होंने बनवाई थी। और 78 ईस्वी में शक संवत की शुरुआत कुषाण शासक कनिष्क ने की थी। ये सारी चीजें याद रखना, पूछी जाती है। इनमें से किसे भारत के ग्रेट ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है? हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया? ऑप्शन ए है दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी है WC बनर्जी, ऑप्शन सी है फिरोज शाह मेहता और ऑप्शन डी है सुरेंद्रनाथ बनर्जी।
सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी। भारत के ग्रेट ओल्ड मैन के नाम से दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है, यानी ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी। व्याख्या भी है कि दादा भाई नौरोजी को उनके कार्यों के सम्मान में भारत का ग्रेट ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। इन्होंने 1851 में माजदयान सभा, रफ्त गिरफ्तार पत्र, 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन लंदन में स्थापना और 1886, 1893 और 1906 के 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए। उनकी रचना है पॉवर्टी एंड अनबिटरेस रूल ऑफ इंडिया। मोस्ट इम्पोर्टेंट कि जो दादा भाई नौरोजी थे, इन्हें के नाम से जाना जाता था, तो ग्रेट ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता था। इनकी प्रसिद्ध रचना कौन सी है, तो पॉवर्टी एंड अनबिटरेस रूल इन इंडिया है इनकी फेमस रचना। ये हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने हैं, 3 बार बने हैं। कब कब बने हैं, 1886 में बने हैं, 1893 में बने हैं और 1906 में बने हैं। ठीक है, इन्होंने कलकत्ता अधिवेशन की जो थी वो अध्यक्षता की थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, 1886, 1893 और 1906। वहीं इन्होंने रहनुमाई में जादान सभा की स्थापना कब की, 1851 में की, और रफ्त गिरफ्तार पत्र की भी थी, और 1866 में ईस्ट इंडिया कंपनी एसोसिएशन लंदन में इन्होंने स्थापना की थी। ठीक है, अनबिटरेस रूल ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार रहे हैं। नेक्स्ट है कि सन 1915 से लेकर 1916 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग शुरू हुए। ऑप्शन ए श्रीमती एनी बेसेंट और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन बी है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय। ऑप्शन सी है लाला बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, और ऑप्शन डी है बाल गंगाधर तिलक और अरविंद घोष। तो 1915 और 16 में कौन 2 लोग थे जिनके नेतृत्व में होम रूल लीग शुरू किया था, तो सही आंसर ऑप्शन ए ही हो जाएगा, श्रीमती एनी बेसेंट और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। इन दोनों ने मिलकर 1915 और 16 में होम रूल लीग की स्थापना की। किसने, श्रीमती एनी बेसेंट और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने। व्याख्या भी है कि भारत में यानी कि इंडिया में जो होम रूल लीग था, इसकी स्थापना का प्रयास श्रीमती एनी बेसेंट ने किया था। श्रीमती एनी बेसेंट ने 1917 के कांग्रेस के अध्यक्ष की स्थापना भी की थी। वहीं बाल गंगाधर तिलक ने भी इसकी सहायता की थी। अप्रैल 1916 में तिलक तथा सितंबर 1916 में श्रीमती एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना की। तिलक ने मराठा और केसरी और एनी बेसेंट ने कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया नामक समाचार पत्र निकाले। श्रीमती एनी बेसेंट कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी जो 1917 में बनी थी, जबकि तिलक कांग्रेस के कभी भी अध्यक्ष नहीं बने। इस वाले व्याख्या से कई क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला कि भारत में होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी, तो श्रीमती एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने की थी। कब की थी, अप्रैल 1916 में तिलक ने की थी, जबकि सितंबर 1916 में एनी बेसेंट ने की थी। वहीं मराठा और केसरी जो थे वो किसने, वो तिलक ने, और श्रीमती एनी बेसेंट ने कॉमनवेल्थ एवं न्यू इंडिया नामक समाचार पत्र निकाले थे। तो मराठा और केसरी पत्र किसने लिखा था, वो निकाला था बाल गंगाधर तिलक ने। वहीं कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया नामक समाचार पत्र किसने निकाले थे, वो निकाले थे एनी बेसेंट ने। क्या एनी बेसेंट ने कांग्रेस की अध्यक्षता की है, हाँ की है। कब की है, 1917 में की है। ये पहली महिला थी जिन्होंने ये किया था। उसके बाद दूसरी महिला श्रीमती सरोजनी नायडू बनी थी 1924 में। ठीक है, और ये उत्तर प्रदेश राज्य की पहली महिला राज्यपाल थी और ये पहली भारतीय भी थी। ठीक है, जबकि श्रीमती एनी बेसेंट भारतीय नहीं थी। वहीं जो बाल गंगाधर तिलक थे वो कभी भी अध्यक्ष नहीं बने हैं। ये सारी चीज़ें याद रखना। नेक्स्ट है मैच दी फॉलोइंग, यानी निम्न का हमें मिलान करना है। जैसे कि ब्रह्म समाज है, रामकृष्ण मिशन है, आर्य समाज है, सत्यशोधक समाज है, स्वामी विवेकानंद ने की, दयानंद सरस्वती ने की, राम मोहन राय ने की, श्रीधरलू नायडू ने की। तो ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में राजा राम मोहन राय ने की थी। मैंने इसका शॉर्ट बनाया था ना, देखा हो तो देख लीजिए। पेट एग्जाम शॉर्ट्स के नाम से एक हमने प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ जाकर देख लीजिए, इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट शॉर्ट्स है। तो राजा राम मोहन राय ने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। इसके अतिरिक्त उन्होंने 1829 में सती प्रथा का अंत भी किया था लॉर्ड विलियम बेंटिक के साथ मिलकर। ठीक है, इन्हें भारतीय जागरण का अग्रदूत भी कहा जाता है। वहीं रामकृष्ण मिशन, राम और कृष्ण मिशन यानी कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद
विवेकानंद ने की थी? किसकी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में स्वामी विवेकानंद ने की थी। फिर हमारा आ जाता है आर्य समाज। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में की थी। वहीं सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? सत्यशोधक समाज की स्थापना जो थी वो ज्योतिबा राव फूले ने की थी। तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने कब की थी? 1828 में की थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। कब की थी? 1897 में की थी। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी, 1875 में की थी और वेदों के उल्टों का नारा भी दिया था। और सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा राव फूले ने की थी। ठीक है, ये सारी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इस तरह से हमारा जो ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। व्याख्या भी है कि ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने 1828 में की थी, बल्कि आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में की थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने 1897 में की थी और सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा राव फूले ने 1873 में की थी। ऑप्शन सी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि करो या मरो का नारा किसने दिया? हु गेव द स्लोगन डू और डाई? ऑप्शन ए सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी है सुभाष चंद्र बोस और ऑप्शन डी है महात्मा गांधी। सही आंसर हो जाएगा इसमें हमारा ऑप्शन डी, महात्मा गांधी। करो या मरो यानी कि डू और डाई का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। महात्मा गांधी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स का शॉर्ट्स बना रखा ना, देखा हो तो देख लेना। महात्मा गांधी का जो जन्म था वो 2 अक्टूबर को हुआ था गुजरात के पोरबंदर में। महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौट कर आए थे, इसलिए 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। सबसे पहले इन्होंने 1917 के चंपारण सत्याग्रह में भाग लिया था, 1918 के खेड़ा आंदोलन में भाग लिया था, 1920 का असहयोग आंदोलन किया था जिसे 5 फरवरी 1922 को चोरा चोरी कांड के बाद स्थगित कर दिया गया। 1930 में साविनय अवज्ञा आंदोलन किया था। 1942 में इन्होंने जो था भारत छोड़ो आंदोलन किया था, जिसमें इन्होंने करो और मरो, डू और डाई और कौन सा नारा एक दिया था, और इन्होंने अंग्रेजों भारत छोड़ो जैसे नारे दिए थे। फिर 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने इनकी गोली मारकर हत्या कर दी, इसलिए 30 जनवरी को हम प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। इसके अतिरिक्त 23 जनवरी को भी प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। ठीक है, व्याख्या भी कह रही है कि करो या मरो यानी कि डू और डाई का नारा महात्मा गांधी जी के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के समय दिया गया। यह आंदोलन 8 अगस्त 1942 को स्टार्ट हुआ था। भारत छोड़ो का नारा यूसुफ मेहर अली ने लिखा था और दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। तो करो या मरो का नारा दिया किसने? महात्मा गांधी ने। कब दिया? 8 अगस्त 1942 को दिया था। साथ ही इन्होंने अंग्रेजों भारत छोड़ो जैसे नारे भी दिए थे। भारत छोड़ो का नारा ये लिखा किसने था? लिखा यूसुफ मेहर अली ने था। और दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। नेक्स्ट है कि जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया? When सुभाष चंद्र बोस resigned from the presidency of Indian National Congress, the seat was offered to ऑप्शन ए है पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी है पट्टाभी सीतारमैया, ऑप्शन सी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और ऑप्शन डी है जे.बी. कृपलानी। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था तो इस पद का प्रस्ताव डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दिया था। देखो हुआ क्या था, 1938 के हरिपुरा अधिवेशन की इन्होंने अध्यक्षता की थी और उसके बाद 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन की इन्होंने भी अध्यक्षता की थी। और उसके बाद जो हमारे पट्टाभी सीतारमैया थे और सुभाष चंद्र बोस थे, इन दोनों के पद को लेकर जो था वो लड़ाई खिंच गई थी, जिससे महात्मा गांधी नाराज हो गए थे। इसके बाद ही सुभाष चंद्र बोस ने अपना नाम वापस ले लिया और उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसकी अध्यक्षता की थी। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। व्याख्या भी है कि जब 1939 के कांग्रेस अध्यक्ष पद के चयन के लिए मतभेद उत्पन्न हो गया तो सुभाष चंद्र बोस और पट्टाभी सीतारमैया के मध्य चुनाव में जो बोस थे वो कौन थे? विजयी हो गए और कांग्रेस कार्यकारिणी के सदस्य और गांधी जी के विरोधी स्वरूप इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और बोस के पद देने के और सुभाष चंद्र बोस के पद से इस्तीफा देने के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कार्यकारिणी अध्यक्ष बने थे। और साथ ही इस घटना को हम त्रिपुरी संकट भी कहते हैं। तो किस घटना को त्रिपुरी संकट कहते हैं? तो यही 1939 का जो था इसको ही त्रिपुरी संकट कहा जाता था।
नेक्स्ट है कि सलाल पनबिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है। द सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज लोकेटेड अक्रॉस द रिवर। ऑप्शन ए है झेलम, ऑप्शन बी है रावी, ऑप्शन सी है चिनाब, ऑप्शन डी है ब्यास। ऑप्शन सी चिनाब। सलाल पनबिजली परियोजना चिनाब नदी के तट पर स्थित है। कौन सा? सलाल पनबिजली परियोजना कहाँ है? चिनाब नदी पर। कुछ और परियोजना जान लेते हैं, जैसे कि हमारी ब्यास परियोजना है, ये ब्यास नदी पर ही बहुत फेमस है। ब्यास परियोजना कहाँ है? ब्यास नदी पर है। रंजीत सागर बांध कहाँ पर है? रावी नदी पर है। रंजीत सागर बांध कहाँ है? रावी नदी पर। वहीं सलाल पनबिजली परियोजना है चिनाब नदी पर। तुलबुल परियोजना कहाँ है? झेलम नदी पर है। तुलबुल झेलम नदी पर है। दुलहस्ती परियोजना कहाँ है? चिनाब नदी पर। और बागलिहार परियोजना कहाँ है? ये भी चिनाब नदी पर है। तो 3 परियोजनाएं कौन है चिनाब नदी पर? सलाल पनबिजली परियोजना, दुलहस्ती परियोजना और बगलिहार परियोजना। वहीं ब्यास नदी पर ब्यास परियोजना, रावी नदी पर रंजीत सागर बांध और झेलम नदी पर तुलबुल परियोजना है। नेक्स्ट है कि बसंत विषुव होता है वर्नल इक्विनॉक्स टेक्स प्लेस ऑन। ऑप्शन ए है 21 मार्च को, ऑप्शन बी है 18 जून को, ऑप्शन सी है 23 सितंबर को, ऑप्शन डी है 22 दिसंबर को। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 21 मार्च को। बसंत विषुव कब होता है? 21 मार्च को बसंत विषुव होता है। व्याख्या भी है कि भारत में बसंत विषुव की समय रेखा 21 मार्च होती है। इस समय जो सूर्य होता है वो भूमध्य रेखा पर लंबवत चमकता है और इस समय उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु होती है। तो बसंत विषुव की समय अवधि क्या है? 21 मार्च है। सूर्य कहाँ होता है? भूमध्य रेखा पर लंबवत होता है और उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु होती है। नेक्स्ट है कि राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए है जस्ता, ऑप्शन बी है इस्पात, ऑप्शन सी है तांबा और ऑप्शन डी है एल्यूमिनियम। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कॉपर यानी कि तांबा। राजस्थान में जो खेतड़ी परियोजना है ये तांबा यानी कि कॉपर उत्पादन के लिए बहुत फेमस है। व्याख्या भी कह रही है कि राजस्थान में जो खेतड़ी परियोजना है वो किसके लिए फेमस है? तांबा यानी कॉपर के लिए फेमस है। कहाँ फेमस है? राजस्थान के झुंझुनू जिले में है। ठीक है। और खेतड़ी नगर का निर्माण भारत सरकार को सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के द्वारा किया गया था। राजस्थान की कैपिटल क्या है? जयपुर है, जिसे क्या कहते हैं? पिंक सिटी यानी कि गुलाबी नगरी कहते हैं। स्थापना किसने की थी? सवाई राजा जयसिंह द्वितीय ने की थी। कब की थी? 1727 में की थी। ठीक है। टोटल कितने जिले हैं यहाँ? 41 जिले हैं। जोधपुर में इसकी हाई कोर्ट लगती है। नेक्स्ट है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। द काजीरंगा नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन। ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है असम, ऑप्शन सी है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी है केरल। सही आंसर हो जाएगा इसमें से हमारा ऑप्शन बी असम। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है। ठीक है। असम की कैपिटल है दिसपुर। यहाँ काजीरंगा नेशनल पार्क स्थित है। वहीं मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल, इसे सोया प्रदेश और भारत का जो है वो मध्य में स्थित होने के कारण हृदय भी कहते हैं। पश्चिम बंगाल की कैपिटल है कोलकाता जो हुगली नदी के तट पर स्थित है और केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम में। सारी चीज़ें याद रखना। व्याख्या है कि काजीरंगा नेशनल पार्क असम में स्थित है। कान्हा नेशनल पार्क ये मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में कौन सा नेशनल पार्क है? कान्हा नेशनल पार्क है। वहीं पेरियर नेशनल पार्क कहाँ है? केरल में। केरल में कौन सा नेशनल पार्क है? पेरियर नेशनल पार्क। और सुंदरवन नेशनल पार्क ये पश्चिम बंगाल में है। तो काजीरंगा नेशनल पार्क असम में है, कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है, पेरियार नेशनल पार्क केरल में है और सुंदरवन नेशनल पार्क पश्चिम बंगाल में है। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिवर्स ऑफ द हिमालयन रिवर सिस्टम, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय नदी तंत्र की नदियां हैं? जैसे कि कावेरी हो गई, गंगा हो गई, ब्रह्मपुत्र हो गई और गोदावरी हो गई। तो फर्स्ट और सेकंड सही है। सेकंड कह रहा है कि सेकंड और थर्ड सही है। थर्ड कह रहा है कि थर्ड और फोर्थ सही है और फोर्थ कह रहा है कि सेकंड और फोर्थ सही है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कि सेकंड और थर्ड सही है। यानी कि गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी ये दोनों नदी हिमालयी नदी तंत्र की नदियां हैं। कैसी नदियां हैं? हिमालयी नदी तंत्र की। कौन सी? गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है। व्याख्या भी है कि गंगा नदी और जो ब्रह्मपुत्र नदी है ये हिमालयी नदी तंत्र की नदियां हैं, जबकि कावेरी नदी, गोदावरी नदी ये दोनों दक्षिण भारत की नदियां हैं। जबकि गंगा नदी का उद्गम उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले
जिले में गोमुख के निकट गंगोत्री हिमनद से और ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम तिब्बत के मानसरोवर झील के पास चेम्यूंगुन ग्लेशियर से हुआ है। गोदावरी नदी का उद्गम पश्चिमी घाट के त्रयंबकर पहाड़ी से और कावेरी नदी का पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से हुआ है। गंगा और ब्रह्मपुत्र कैसी नदियां हैं? हिमालयी नदी तंत्र की नदियां हैं। जबकि कावेरी और गोदावरी कैसी हैं? दक्षिण भारत की हैं। यानी कि जो कावेरी और गोदावरी दक्षिण भारत की हैं, गंगा और ब्रह्मपुत्र हिमालयी नदी तंत्र की हैं। गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में गोमुख के निकट से, ठीक है, गंगोत्री हिमनद से। वही ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तिब्बत के मानसरोवर झील के पास चेम्यूडुंगडिंग ग्लेशियर से। गोदावरी नदी का पश्चिमी घाट के त्रयंबकर पहाड़ी से और कावेरी नदी का पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से। तो पश्चिमी घाट की त्रयंबकर पहाड़ी से गोदावरी का और ब्रह्मगिरी पहाड़ी से कावेरी नदी का होता है उद्गम। बैंक रेट मीन्स ऑप्शन ए है कि जो साहूकार होते हैं उनके द्वारा ली जाने वाली ब्याज दर। ऑप्शन बी है कि जो अनुसूचित बैंकों द्वारा ली जाने वाली ब्याज दर। ऑप्शन सी है बैंकिंग संस्थाओं के लाभ की दर और ऑप्शन डी है देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कि देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर। बैंक दर क्या होती है? तो देश का जो केंद्रीय बैंक होता है उसके द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर होती है बैंक दर। व्याख्या भी है कि बैंक दर का तात्पर्य देश के केंद्रीय बैंक के द्वारा यानी सेंट्रल बैंक द्वारा वाणिज्यिक बैंकों से ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर है। जिस सामान्य ब्याज दर पर रिजर्व बैंक दरों द्वारा वाणिज्य बैंकों को पैसा उधार दिया जाता है वही बैंक दर कहलाती है। ठीक है, ये याद रखना। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI। नेक्स्ट है कि यदि RBI नगद कोषानुपात को घटा दे तो साख सृजन पर क्या असर होगा? इफ RBI रिड्यूस द कैश रिजर्व रेशियो व्हाट विल हैपन टू द क्रेडिट क्रिएशन? ऑप्शन ए है कोई असर नहीं होगा, देयर विल बी नो इम्पैक्ट। ऑप्शन बी है घट जाएगी, इट विल डिक्रीज। ऑप्शन सी है बढ़ जाएगी, इट विल इंक्रीज। और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ऑप्शन सी, बढ़ जाएगी, इट विल इंक्रीज। यदि RBI नगद कोषानुपात को घटा दे तो साख सृजन जो है वो कैसी होगी? साख सृजन बढ़ जाएगी। व्याख्या भी है कि RBI जो है यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, ये नगद कोषानुपात CRR को घटा देती है तो साख सृजन में क्या होती है? वृद्धि। वाणिज्यिक बैंकों को अपनी कुल जमा का एक निश्चित अंश RBI के पास रखना पड़ता है। क्या करना होता है? जो वाणिज्यिक बैंक होती हैं इनकी अपनी कुल जमा का एक निश्चित जो अंश होता है वो किसके पास जमा रखना होता है? RBI के पास। और इस अंश का निर्धारण केंद्रीय बैंक समय समय पर करती है। यदि केंद्रीय बैंक CRR में वृद्धि करती है तो वाणिज्यिक बैंकों के पास क्या होगी? कम नकदी रहती है जिसके साख सृजन में कमी होगी। और यदि CRR कमी होती है तो साख सृजन बढ़ जाएगी, ये भी याद रखना है। ठीक है, तो RBI की अगर हम बात करें तो RBI ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1934 अधिनियम के तहत इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में स्थित है। ठीक है, और इसका लोगो है टाइगर विद पाम ट्री। और RBI का नगद कोषानुपात CRR को घटाती है तो साख सृजन में वृद्धि होती है। नेक्स्ट है कि इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ को अर्जित करना होता है? ऑप्शन ए है पूंजीवादी, ऑप्शन बी है समाजवादी, ऑप्शन सी है मिश्रित और ऑप्शन डी है वैश्विक। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पूंजीवादी। यदि पूंजीवादी प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? लाभ को अर्जित करना होता है। क्या होता है? लाभ को अर्जित करना। ठीक है, व्याख्या भी है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जो संसाधन होते हैं उन पर निजी क्षेत्र का अधिकार होता है और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ को अर्जित करना होता है। नेक्स्ट है कि 100 रुपये का नोट किसके द्वारा हस्ताक्षरित होता है? द 100 रुपीज़ नोट बियर्स द सिग्नेचर ऑफ। ऑप्शन ए है RBI गवर्नर, ऑप्शन बी है भारत के राष्ट्रपति प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी है वित्त मंत्री फाइनेंस मिनिस्टर, ऑप्शन डी है वित्त सचिव फाइनेंस सेक्रेटरी। तो जो हमारा 100 रुपये का नोट होता है वो हस्ताक्षरित होता है
आरबीआई के गवर्नर के द्वारा 1 रुपये को छोड़कर बाकी जितने भी नोट होते हैं सब आरबीआई के गवर्नर के द्वारा हस्ताक्षरित होते हैं, जबकि जो 1 रुपये का नोट होता है ये वित्त सचिव के द्वारा होता है हस्ताक्षरित। तो ये बस याद रखना कि 1 रुपये से बड़े जितने भी नोट हैं उस पर आरबीआई गवर्नर अपने हस्ताक्षर करता है और 1 रुपये के नोट पर वित्त मंत्रालय के वित्त सचिव के होते हैं क्या हस्ताक्षर। नेक्स्ट हमारा है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ फेमा। ऑप्शन ए है कि फंड्स एक्सचेंज मीडिया एजेंसी, ऑप्शन बी है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, ऑप्शन सी है फाइनेंस एंड एक्सपोर्ट मैनेजमेंट एसोसिएशन और ऑप्शन डी है फॉरेन एक्सपोर्ट मार्केट एजेंसी। फेमा तो इसका फुल फॉर्म होती है ऑप्शन बी सर को सही हो जाएगा फेमा, यानी कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। फेमा मतलब क्या होता है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। व्याख्या भी है कि फेरा एक्ट यानी कि फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1973 को वर्ष 2000 में फेमा एक्ट यानी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट में बदलकर नए स्वरूप में प्रस्तुत किया गया। यह अधिनियम पूरे देश और भारत के बाहर संचालित होने वाले निकाय कॉरपोरेट के उन सभी शाखाओं और एजेंसियों पर होता है लागू जिसके नियंत्रक मालिक एक भारतीय निवासी होते हैं। तो पहले कौन सा था, फेरा एक्ट था यानी कि फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट था 1973 में। इसे 2000 में फेमा एक्ट यानी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट कर दिया गया था। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य और स्वच्छता किसमें शामिल है। द पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन इज इंक्लूडेड इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन। ऑप्शन ए है स्टेट लिस्ट यानी कि राज्य की सूची में, ऑप्शन बी है कंकरेंट लिस्ट यानी कि समवर्ती सूची में, ऑप्शन सी है यूनियन लिस्ट यानी संघ सूची में और ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो जो जन स्वास्थ्य और स्वच्छता होती है ये हमारे से आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्टेट लिस्ट यानी कि राज्य सूची में। भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य और स्वच्छता स्टेट लिस्ट यानी कि राज्य सूची में शामिल है। व्याख्या भी है कि भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य और स्वच्छता राज्य सूची में शामिल है। संविधान की जो 7वीं अनुसूची है उसमें विषयों का बंटवारा 3 सूची जैसे कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में किया गया है। संविधान के लागू होने के समय संघ सूची में 97 और वर्तमान में 100, राज्य सूची में 66 वर्तमान में 61 और समवर्ती सूची में 47 वर्तमान में 52 विषय प्रदान किए गए हैं। तो भारत के संविधान में जो जन स्वास्थ्य और स्वच्छता है वो किस सूची का विषय, राज्य सूची यानी स्टेट सूची का विषय। सूचियाँ कितनी होती है कि इन कौन कौन सी, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में संघ को दिए जाते हैं, राज्य सूची में राज्य को दिए जाते हैं और जो समवर्ती होती है उसमें संघ और राज्य दोनों को दिए जाते हैं। ठीक है, संविधान की कौन सी अनुसूची में इन विषयों का वर्णन है, 7वीं अनुसूची में। कितने विषयों का है, 3 विषयों का है। कौन कौन सी, संघ, राज्य और समवर्ती हैं। ठीक है, संघ सूची में कितने विषय थे जब संविधान लागू हुआ था, तो 97 थे। अब वर्तमान में कितने हैं, तो 100 हैं। राज्य सूची में कितने थे, 66 थे। वर्तमान में कितने हैं, 61 हैं। समवर्ती सूची में कितने थे, 47 थे। वर्तमान में कितने हैं, 52 विषय हैं। ये सारी चीज़ें याद रखना है। नेक्स्ट हमारा है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था इसके अंतर्गत रखी गई है। पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया इज लेट डाउन अंडर। ऑप्शन ए है कि मूल अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स, ऑप्शन बी है मौलिक कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज, ऑप्शन सी है राज्य नीति के निर्देशक तत्व डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो भारत में जो पंचायती राज व्यवस्था है वह ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, राजनीति के निर्देशक तत्व डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में रखे गए हैं। पंचायती राज व्यवस्था भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में इसका वर्णन है। 73वां संविधान संशोधन 1992 हुआ था, ठीक है, जिसमें हमारे संविधान में पंचायती राज को जोड़ा गया था। इसमें टोटल जो होते हैं वो कितने विषय होते हैं, 29 विषय होते हैं और 11वीं अनुसूची में है 73वां संविधान संशोधन 1992। ये भी याद रखना। और 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है और ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व में आते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक के हैं और किस में है, ये हमारे भाग 4 में है।
और साथ ही आयरलैंड से लिए गए और आयरलैंड ने खुद इसे स्पेन से ग्रहण किया है। ये सारी चीज़ें याद रखना है। व्याख्या भी है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था की चर्चा संविधान के भाग 4 के राज्य के नीति निर्देशक तत्व में है, जो कि आर्टिकल 14 में इसकी बात की गई है। वहीं मूल अधिकार जो है वो अमेरिका से लिए गए हैं, भाग 3 में है, 12 से 35 तक है। नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए 36 से 91 तक है, जिसके 40 में नीति निर्देशक तत्वों की बात है। वही मूल कर्तव्य है खंड का में 4 के और अनुच्छेद 51 में इसकी चर्चा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो कि संबंधित है राइट टू एजुकेशन इज अ फंडामेंटल राइट्स विच इज रिलेटेड इज। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 21 है आर्टिकल 21 ए, अनुच्छेद 19 यानी आर्टिकल 19, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 29 और 30 आर्टिकल 29 एंड 30 और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए शिक्षा का अधिकार क्या है। शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, किसमें है, ये 21 के ए में है। कौन सा आर्टिकल में है, 21 के ए में है। मौलिक अधिकार की अगर हम बात करें तो मौलिक अधिकार जो है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से लिए गए हैं, भाग 3 में आते हैं और 12 से लेकर 35 तक में है और इसके 21 के ए में शिक्षा का अधिकार है। व्याख्या है कि शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जिसका संबंध 21 ए से अनुच्छेद से है। ये प्रावधान 86वें संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से जोड़ा गया था। वहीं अनुच्छेद 19 में वाक और अभिव्यक्ति करने की स्वतंत्रता है और अनुच्छेद 29 में संस्कृति और शिक्षा संबंधी स्वतंत्रता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा। Who among the following moved the objective resolution in the Constituent Assembly? ऑप्शन ए है पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी है महात्मा गांधी, ऑप्शन सी है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और ऑप्शन डी है BN राव। ऑप्शन ए पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत में जो संविधान सभा में जो उद्देश्य प्रस्ताव था वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती 14 नवंबर को मनाई जाती है बाल दिवस के रूप में, क्योंकि इन्हें बच्चों से बहुत प्रेम था। वहीं महात्मा गांधी जो थे ये भारत के राष्ट्रपिता कहलाते हैं, इनके समाधि स्थल राजघाट कहलाता है। BR अम्बेडकर इन्हें भारत के संविधान का जनक कहते हैं। इन्होंने आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहा है, जो कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। वहीं BN राव जो थे वो सलाहकार थे। व्याख्या भी है कि संविधान सभा में जो उद्देश्य प्रस्ताव है ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया। वहीं BR अम्बेडकर जो थे वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर किसके अध्यक्ष थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष। और BN राव कौन थे, ये संवैधानिक सलाहकार की इन्होंने भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित निहित है। इन विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज आर कवर्ड। ऑप्शन ए है 21 यानी अनुच्छेद 21, ऑप्शन बी है आर्टिकल 24 अनुच्छेद 24, ऑप्शन सी है आर्टिकल 29 अनुच्छेद 29, ऑप्शन ए है नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। तो अल्पसंख्यकों की बात करें तो सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 29। अनुच्छेद 29 यानी आर्टिकल 29 में अल्पसंख्यकों का हित है। ठीक है, ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल सही हो जाएगा। व्याख्या भी है कि अनुच्छेद 21 यानी कि 21 में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 24 यानी कि 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को कारखानों में खादानों में नियोजन पर प्रतिबंध है। और अनुच्छेद 29 यानी कि आर्टिकल 29 में भारत के क्षेत्र में रहने वाले किसी भी अल्पसंख्यक वर्ग द्वारा अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति का क्या है, संरक्षण है। तो अनुच्छेद 21 में क्या है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। 24 में क्या है कि 14 वर्ष से कम आयु के जो बालक हैं वो कारखाने और खदानों में नियोजन पर प्रतिबंध यानी काम नहीं कर सकते। 29 में है कि भारत के क्षेत्र में रहने वाले जो अल्पसंख्यक हैं वो अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति का संरक्षण कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा कह रहा है कि ठोस चालकों में धारावाहक होते हैं, यानी कि करंट कैरियर्स इन सॉल्ड कंडक्टर्स आर। ऑप्शन ए है प्रोटॉन, ऑप्शन बी है न्यूट्रॉन, ऑप्शन सी है मुक्त इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मुक्त इलेक्ट्रॉन यानी फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठोस चालक में धारावाहक होते हैं, तो ठोस चालक में जो धारावाहक हैं ये मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। व्याख्या भी है कि ठोस चालक में जो धारावाहक होते हैं वो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी। जो हमारे ठोस चालक में होते हैं उनमें क्या होते हैं, ये
क्या होते हैं ठोस चालक में? धारावाहक मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, धारावाहक मुक्त इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने की थी। वे इलेक्ट्रॉन जो कि परमाणु में किसी कक्षा में नहीं होते हैं बल्कि स्वतंत्र होते हैं, वे मुक्त इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। ऐसे इलेक्ट्रॉन जो परमाणु की किसी कक्षा में ना रहकर स्वतंत्र रूप से होते हैं उन्हें कहते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। और ठोस चालक में होती है धारावाहक मुक्त इलेक्ट्रॉन। इसकी खोज किसने की थी इलेक्ट्रॉन की? जे थॉमसन ने की थी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन बहुत ही फेमस ट्रिक याद भी की थी कि ईंट पर नाचो। क्या याद किया था? ईंट पर नाचो। कौन सी हमारी ट्रिक थी? ईंट पर नाचो। तो ई से इलेक्ट्रॉन हो गया, टा से हमारा थॉमसन हो गया, जे थॉमसन, पा से हमारा प्रोटॉन हो गया। प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की थी, न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी। तो ईंट पर न्यूट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने और न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी, ये याद रखना। नेक्स्ट हमारा कह रहा है कि प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है? लाइट ईयर इज यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ। ऑप्शन ए है कि एक वर्ष में मापी गई रॉकेट की गति की स्पीड ऑफ रॉकेट मेजर्ड इन ईयर। ऑप्शन ए है कि एक वर्ष में निर्वात में ध्वनि द्वारा चली गई दूरी की डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई साउंड इन ए वॉकअप ड्यूरिंग 1 ईयर। ऑप्शन सी है कि एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन अ वैक्यूम ड्यूरिंग 1 ईयर। और ऑप्शन डी है हवाई जहाज के गति की स्पीड ऑफ एरोप्लेन। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। एक वर्ष में यानी कि एक साल में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी। ऑप्शन सी बिल्कुल सही। व्याख्या भी है कि प्रकाश वर्ष खगोलीय दूरी की वह इकाई है जो एक वर्ष में प्रकाश द्वारा निर्वात में तय दूरी की गई दूरी के बराबर होती है। प्रकाश वर्ष खगोलीय दूरी का मात्रक है। तो प्रकाश वर्ष क्या है? खगोलीय दूरी की इकाई है जो कि एक वर्ष में प्रकाश द्वारा निर्वात में तय की गई दूरी के बराबर होती है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है? खगोलीय दूरी का। नेक्स्ट है कि द केमिकल नेम ऑफ ब्लीचिंग पाउडर इज आल्सो, यानी ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम ये भी है। ऑप्शन ए है कैल्शियम सल्फेट CaSO4। ऑप्शन बी है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2। ऑप्शन सी है सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 और ऑप्शन डी है सोडियम क्लोराइड NaCl। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम जो है वो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2 है। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है। क्या है? CaOCl2 यानी कि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड ब्लीचिंग पाउडर को कहते हैं। व्याख्या भी है कि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड रासायनिक नाम है ब्लीचिंग पाउडर का, कैल्शियम सल्फेट रासायनिक नाम है जिप्सन का, सोडियम क्लोराइड रासायनिक नाम है साधारण नमक का और सोडियम बाइकार्बोनेट है बेकिंग सोडा या फिर खाने के सोडा का। तो ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम किसका है? तो ब्लीचिंग पाउडर किसका रासायनिक नाम है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का। जिप्सम किसका है? कैल्शियम सल्फेट का। साधारण नमक किसका है? सोडियम क्लोराइड का। बेकिंग सोडा या फिर खाने का सोडा ये सोडियम बाइकार्बोनेट का है। नेक्स्ट हमारा है कि 18 कैरेट सोने में खरे सोने का प्रतिशत है। द परसेंटेज ऑफ प्योर गोल्ड इन 18 कैरेट गोल्ड इज। ऑप्शन ए है 60%, ऑप्शन बी है 75%, ऑप्शन सी है 80% और ऑप्शन डी है 100%। तो 18 कैरेट सोने में 75% खरे सोने का प्रतिशत होता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। व्याख्या भी है कि 24 कैरेट में सोने का प्रतिशत कितना होता है? 100 होता है। ठीक है, तो 18 कैरेट में शुद्ध सोने का प्रतिशत होगा 18/100 बराबर 75%। ठीक है, इजी है। जब 24 कैरेट में सोने का प्रतिशत कितना होता है? 100 होगा। तो 1% में कितने होगा? 1% में हमारे पास 5 होगा। ठीक है, और 18 में पूछा था तो 18 बना 75, 18 में कितना होगा? 75 होगा। ठीक है, बहुत ईजी है। ठीक है, बहुत इजी है। नेक्स्ट है कि संतरे में बहुतायत में होता है यानी ऑरेंज कॉन्टेंस एविडेंस ऑफ, यानी संतरे में बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में कौन सा विटामिन होता है? ऑप्शन ए है विटामिन सी, ऑप्शन बी है विटामिन ए, ऑप्शन सी है विटामिन बी और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विटामिन सी। संतरे में कौन सा विटामिन होता है? तो संतरे यानी कि ऑरेंज में बहुत अधिक मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन
सी किस में पाया जाता है? संतरे में सबसे ज़्यादा विटामिन सी खट्टे फलों में पाया जाता है, जैसे कि संतरा हो गया, नींबू हो गया, ठीक है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और आंवले में प्रचुर मात्रा में विटामिन सी होता है और पानी में घुल जाता है, ये भी याद रखना। और दूध में डालने से ये फट जाता है, ये भी पूछा गया था। दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता? तो विटामिन सी नहीं होता। एक का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। इसकी कमी से रतौंधी यानी रात का अंधापन, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है। इसके लिए हमें गाजर, मूली ये सारी चीज़ें खानी चाहिए। विटामिन थायमीन होता है, इसकी कमी से हमारे शरीर में बेरी नामक बीमारी हो जाती है। विटामिन सी का रासायनिक नाम स्कर्बिक एसिड होता है, इसकी कमी से स्कर्बी नामक बीमारी हो जाती है, याद रखना। विटामिन का ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना रखा है, ना देखा हो तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना। व्याख्या भी है कि संतरे में सबसे ज़्यादा विटामिन सी होता है और विटामिन सी साधारणतः कहाँ पाया जाता है? खट्टे फलों में। विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है स्कर्बिक अम्ल, इसकी कमी से स्कर्वी नामक बीमारी हो जाती है। संतरे में कौन सा विटामिन? विटामिन सी। विटामिन सी सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? खट्टे फलों में। विटामिन सी का रासायनिक नाम है स्कर्बिक एसिड। कमी से बीमारी कौन सी हो जाती है? स्कर्वी नामक बीमारी हो जाती है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा आंवले में ये पाया जाता है और दूध में ये नहीं पाया जाता है। वहीं विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल, इससे हो जाता है रतौंधी नामक रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमारे मैथ का क्वेश्चन है, तो इसमें हमारा सही आंसर ही बताएंगे। सही आंसर ऑप्शन सी 324 हो जाएगा। कैसे होगा? इस तरह से इसे सॉल्व किया है, जरा देख लीजिएगा। इस तरह से सॉल्व करने पर हमारा 324 आंसर हो जाएगा। ये प्रीवियस ईयर का है। इस तरह से मैं इस तरह से सॉल्व करने के लिए दिया गया था। तो हमारा 885 बराबर है और 115 बराबर बी, यानी कि 885 बराबर कितना? ए और 115 बराबर बी। तो इस तरह से ए प्लस, तो इस तरह से ये गुण ए और बी, तो इस तरह से हम कुछ करेंगे और इस तरह से हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा, ठीक है। मैथ के क्वेश्चंस इजी भी आते हैं, हार्ड भी आते हैं। मैथ में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो मैथ को अच्छे से याद करके जाना, अच्छे से लगा कर जाना, ठीक है। ये थर्ड क्वेश्चन है। टोटल 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमारे मैथ में। फिर ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन आ जाता है। टी से बी से कि जो टीवी सेट है उसका मूल्य 30% घटाने पर उसकी बिक्री 20% बढ़ जाती है, तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उसकी जो है वो 16% घट जाएगी, ठीक है। हम आपको आंसर बता रहे हैं और आपको दिखा भी रहे हैं कि किस तरह से ये व्याख्या की जाती है, यानी कैसे इसको सॉल्व करना है। तो ये टोटल 5 क्वेश्चन, इस तरह से ये टोटल 5 क्वेश्चन थे, ठीक है, देख लीजिएगा। फिर हमारी हिंदी आ जाती है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि एकल का विलोम शब्द है। विलोम शब्द वे होते हैं जो उल्टा अर्थ देते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए है बहुल, ऑप्शन बी है पर्याप्त, ऑप्शन सी है उपयुक्त, ऑप्शन डी है अकेला। तो एकल यानी कि बहुत ही ज़्यादा अकेला व्यक्ति होता है, जिन एक ही व्यक्ति होता है। विलोम उल्टा पूछा है तो बहुल होगा, बहुल मतलब बहुत सारे व्यक्ति, तो एक व्यक्ति का बहुत सारे व्यक्ति होगा, ठीक है। जबकि पर्याप्त का अपर्याप्त होगा, उपयुक्त का अनुपयुक्त होगा, अकेला यानी कि जो होगा बहुत सारे लोग। तो एकल का बहुल होगा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रयुक्त का अप्रयुक्त, उपयुक्त का अनुपयुक्त होगा, ठीक है। व्याख्या भी है कि एकल का जो विलोम होता है वो बहुल होता है, वहीं पर्याप्त का विलोम जो होता है वो अपर्याप्त होता है, अकेला का विलोम दुकेला होता है और उपयुक्त का अनुपयुक्त होता है। तो एकल का बहुल, प्रयुक्त का अप्रयुक्त, अकेला का दुकेला, उपयुक्त का अनुपयुक्त। विलोम का शाब्दिक अर्थ होता है उल्टा, यानी कि उल्टे अर्थ देते हैं। नेक्स्ट है कि दर्प का पर्यायवाची कौन सा है? ऑप्शन ए है तिरस्कार, ऑप्शन बी है अहंकार, ऑप्शन सी है व्यथा और ऑप्शन डी है स्वाभिमान। तो दर्प की बात करें तो दर्प का मतलब होता है अहंकार, ठीक है। पर्यायवाची वे शब्द होते हैं जो समान अर्थ यानी एक जैसे अर्थ देते हैं, तो दर्प का मतलब अहंकार होता है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही। बल्कि तिरस्कार करना, किसी की अवहेलना करना होता है, ठीक है। स्वाभिमान मतलब बहुत ज़्यादा अपने ऊपर गर्व करना भी है कि दर्प का पर्यायवाची अहंकार, दंभ, घमंड, मान, अभिमान और गर्व होता है। दर्प का मतलब अहंकार करना, दंभ करना, घमंड करना, मान करना, अभिमान करना, गर्व करना होता है। वहीं व्यथा की बात करें तो व्यथा का मतलब होता है दुख, वेदना, विपदा, शोक, खेद, कष्ट, सताप, अफसोस। व्यथा का मतलब क्या होता है? व्यथा का होता है दुख, वेदना, विपदा, शोक, खेद, कष्ट, सताप और अफसोस। वहीं स्वाभिमान का होता है आत्मगौरव,
आत्मसम्मान। स्वाभिमान क्या क्या होता है? आत्मगौरव और आत्म सम्मान। नेक्स्ट है कि मन को हरने वाला वाक्य के लिए नीचे दिए गए विकल्प में से एक शब्द चुनना है। ऑप्शन ए है मर्मांतक, ऑप्शन बी है मनोहर, ऑप्शन सी है मदमस्त, ऑप्शन डी है मदमयी। तो मन को हरने वाला यानी कि होता है मनोहर, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, मन को हरने वाला मनोहर, मर्म तक पहुंचकर उस पर अनिष्ट प्रभाव डालने वाला मर्मंतक, और जो मद में उन्मत्त हो मदमस्त। तो मन को हरने वाला मनोहर, मर्म तक पहुंचकर उस पर अनिष्ट प्रभाव डालने वाला मर्मंतक, और जो मद में उन्मत्त हो उसे मदमस्त कहते हैं। कि गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन ए है कि दोहों की रचना करना, ऑप्शन सी है कि थोड़े में बहुत कुछ कह देना, ऑप्शन सी है बहुत बोलना, और ऑप्शन डी है कम बोलना। सी आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, थोड़े में बहुत कहना। गागर में आप सागर भरते हो तो बहुत थोड़े शब्द में बहुत कुछ कह देते हो। गागर में सागर भरना यानी कि बहुत कम शब्दों में बहुत अधिक कह देना। व्याख्या भी है कि गागर में सागर भरना यानी कि थोड़े में बहुत कुछ कह देना। अल्पभाषी यानी कि कम बोलने वाला, ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही कम बोलता है उसे अल्पभाषी कहते हैं। अंग अंग मुस्कुराना यानी कि बहुत प्रसन्न होना, कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा प्रसन्न होता है मतलब अंग अंग मुस्कुराता है। लोहा मानना यानी कि हार मान लेना। ठीक है, तो गागर में सागर भरना, थोड़े में बहुत कुछ कह देना, अल्पभाषी होना यानी कि कम बोलने वाला, अंग अंग मुस्कुराना बहुत ज़्यादा प्रसन्न होना, लोहा मानना यानी कि हार मानना। नेक्स्ट है कि शुद्ध वर्तनी का चयन करें। शुद्ध वर्तनी से पूछे जाते हैं जैसे कि महत्वाकांक्षा, 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 महत्वाकांक्षा। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, महत्वाकांक्षा। ठीक है, महत्वाकांक्षा ऐसे लिखा जाता है, महत्व प्लस आकांक्षा बराबर महत्वाकांक्षा। इसमें देखो क्या दिक्कत थी कि इसमें बा में जो डंडा न था वो नहीं लगा था, इसमें माँ में लगा हुआ था, और इसमें भी जो था वो हमें लगा हुआ था, इसीलिए ये गलत हो जाएंगे। जबकि हमारा जो महत्व है वो इस तरह से लिखा जाता है, तो महत्व बिल्कुल ही वैसे लिखा जाएगा, और आकांक्षा जो है वो इस तरह से लिखा जाता है। ठीक है, इस आकांक्षा में से ये आ ले लेना है जिसको यहाँ से लगा देना है, और महत्वाकांक्षा ये हो जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही। नेक्स्ट हमें डायरेक्शंस दिए गए हैं कि रीड द पैसेज यानी इस पैसेज को हमें पढ़ना है केयरफुली, सावधान होकर, एंड आंसर द करेस्पॉन्डिंग क्वेश्चंस, यानी कि जो क्वेश्चंस दिए गए 41 से 43 उनके आंसर देने हैं। हमारा ये गद्यांश इस तरह से होता है, यानी इस तरह से ये पूछा जाता है। कह रहा है कि हमारा पैसेज, नेहरूज वाज अ मैनी साइडेड पर्सनालिटी, ही enjoyed reading and writing books as much as he enjoyed fighting political and social evils or assisting tyranny. In him the scientist and the humanist were held in perfect balance. While he kept looking at school problems from a scientific standpoint, he never forget that we should nourish the total man. As a scientist, he refused to believe in a benevolent power interested in man's affairs, but as a self-proclaimed non-believer, he loved affirming his faith in life and the beauty of nature. Children he adored. Unlike Wordsworth, he did not see them trailing clouds of glory from their recent sojourn in heaven. He saw them as blossoms of promise and renewal, the only hope for mankind. यानी कि हमारा पैसेज था, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है या मैनी साइडेड पर्सनैलिटी मीन्स, यानी जो मैनी साइडेड पर्सनैलिटी कहा गया उसका मतलब क्या है। ऑप्शन ए है कॉम्प्लेक्स पर्सनैलिटी, ऑप्शन बी है अ सेक्रेटिव पर्सनैलिटी, ऑप्शन सी है अ पर्सन हैविंग वेरिड इंटरेस्ट, और ऑप्शन डी है अ कैपेबल पर्सन। तो सही आंसर हो जाएगा कि मैनी साइडेड पर्सनैलिटी यानी ये पर्सन हैविंग वेरिड इंटरेस्ट, ऑप्शन सी सही है। व्याख्या भी है कि अकॉर्डिंग टू द पैसेज एज गिवन इन सेकेंड सेंटेंस ऑफ पैराग्राफ, पंडित जवाहरलाल नेहरू enjoyed reading, writing, fighting political and social evils, shows that
shows that the word many-sided personality refers to a person having varied interest। यानी कि हमने सेकेंड पैराग्राफ में देखा था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू को राइटिंग करने का, नहीं लिखने का, पढ़ने का और राजनीति का, सामाजिक, इन सब का जो था वो अलग अलग रुचि थी। तो मतलब जो होता है मेनी साइडेड पर्सनैलिटी मतलब अलग अलग चीज़ों में इंटरेस्ट होना होता है। नेक्स्ट है कि पंडित नेहरू इंजॉयड, यानी कि पंडित नेहरू क्या एंजॉय करते थे। ऑप्शन ए है रीडिंग एंड राइटिंग बुक्स, यानी कि किताबों को पढ़ना और लिखना। ऑप्शन बी है फाइटिंग पॉलिटिकल एंड सोशल इवेंट्स। ऑप्शन सी है रेसिस्टिंग ट्रेनिंग और ऑप्शन डी है डूइंग ऑल दीज एंड मच मोर। सही आंसर ऑप्शन डी ही हो जाएगा, डूइंग ऑल दीज एंड मच मोर। व्याख्या भी है कि फ्रॉम द फर्स्ट पार्ट ऑफ द पैराग्राफ, यानी पहले पैराग्राफ में जो कन्फर्म्स दैट पंडित नेहरू लव्ड रीडिंग राइटिंग बुक्स, fighting political and social events and resisting tyranny, thus the perfect choice would be option D। यानी कि हमें फर्स्ट पैराग्राफ में ये बता दिया गया था कि जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, इन्हें सारी चीज़ें करनी ये पसंद थी। नेक्स्ट हमारा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट्स पंडित नेहरूज पॉइंट ऑफ व्यू। ऑप्शन ए है कि ह्यूमनिज्म इज मोर इम्पोर्टेंट देन साइंस। ऑप्शन बी है साइंस इज सुप्रीम एंड ह्यूमनिज्म इज सोवरेनेट टू इट। ऑप्शन सी है साइंस एंड ह्यूमनिज्म आर इक्वली इम्पोर्टेंट और ऑप्शन डी है देयर इज नो कॉमन ग्राउंड बिटवीन साइंस एंड ह्यूमनिज्म। तो सही आंसर ऑप्शन डी ही हो जाएगा, साइंस एंड ह्यूमनिज्म आर इक्वली इम्पोर्टेंट। व्याख्या भी है कि द थर्ड सेंटेंस ऑफ द पैराग्राफ रिफ्लेक्ट्स पंडित नेहरूज पॉइंट ऑफ व्यू कि साइंस एंड ह्यूमनिज्म आर इक्वली इम्पोर्टेंट। द थर्ड सेंटेंस ऑफ द पैराग्राफ रीड्स इन हिम द साइंटिस्ट एंड द ह्यूमनिस्ट वर हेल्ड इन परफेक्ट बैलेंस। नेक्स्ट है कि गिव सिनोनियम फॉर दी फॉलोइंग फेमस। ऑप्शन ए ऑफुल, ऑप्शन बी है पुअर, ऑप्शन सी है पॉपुलर, ऑप्शन डी है स्टडी। सिनोनियम से होता है मतलब समान अर्थ देना, यानी कि समानार्थी शब्द जैसे कि पर्यायवाची होते हैं। तो फेमस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध व्यक्ति। ऑफुल का मतलब नहीं वो होता है भद्दा, ये नहीं होता है। पुअर का मतलब गरीब होता है, स्टडी भी नहीं होता, लेकिन पॉपुलर होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, फेमस मतलब बहुत प्रसिद्ध, पॉपुलर का मतलब भी बहुत ज़्यादा फेमस ही होता है। सिनोनियम मतलब समान अर्थ बताना था, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि गिव एंटोनियम फॉर दी फॉलोइंग, यानी कि आपको एंटोनियम बताना है ट्रांसपेरेंट का। ऑप्शन ए है ऑब्वियस, ऑप्शन बी है लिम्पिड, ऑप्शन सी ओपेक, ऑप्शन डी है क्लियर। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। एंटोनियम मतलब होता है उल्टा, यानी कि विलोम होते हैं। मेरी व्याख्या भी कह रही है कि ट्रांसपेरेंट डेट कैन बी सीन थ्रो वन वर्ड लिम्पिड। हमारा रीजनिंग का है, इसमें है कि दिए गए विकल्पों में से हमें संबंधित शब्द का चयन करना है। जैसे कि पंछी विज्ञानी जो है वो पंछी से संबंधित है, तो नरविज्ञानी किससे संबंधित होगा। ऑप्शन ए है पौधों से, ऑप्शन बी है पशु से, ऑप्शन सी है मानव से, ऑप्शन डी है पर्यावरण से। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मानव से। जिस तरह से पंछी विज्ञान पक्षी से संबंधित है, उसी तरह नरविज्ञानी मानव से संबंधित है। व्याख्या भी है कि जिस प्रकार पंछी जो होते हैं वो विज्ञानी पंछियों का अध्ययन करते हैं, उसी प्रकार जो नर विज्ञानी होते हैं वो किसका अध्ययन करते हैं, वो मानव का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट है उस शब्द का चयन कीजिए समूह के बाकी शब्दों से मेल नहीं खाता, यानी कि ओड वन आउट से है ये रीजनिंग में। ऑप्शन ए है दही, ऑप्शन बी है मक्खन, ऑप्शन सी है तेल, ऑप्शन डी है पनीर। तो इसमें जो दही है, मक्खन है, पनीर है, ये सभी बनता है दूध से, लेकिन तेल जो है उससे नहीं बनता, इसीलिए ओड वन आउट हो जाएगा। जबकि दही, मक्खन, पनीर एक जैसे हैं, यानी कि ये दूध से बनते हैं। व्याख्या की है कि तेल जो है वो सबसे भिन्न है, क्योंकि अन्य चीज़ें जो होती है वो मिल्क से हमें प्राप्त होती हैं। नेक्स्ट हमारा रीजनिंग का ही है, और ये हमारा जो देखो दिया गया है क्वेश्चन, इसमें हमसे कह रहा है कि जिस तरह से ये वाला जो वर्ड्स हैं जो इनसे संबंधित है, उसी प्रकार से ये जो है उसमें से किससे संबंधित होंगे। देखो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें होता क्या है, जो पी है, पी के बाद क्यू आता है, इसी तरह से ओ के बाद पी आएगा, तो पी जो है वो इसमें नहीं दिया गया, तो इसे हटा दो। फिर जो है वो क्यू के बाद आर आया हुआ है, यानी कि +1 और -1 हुआ है, तो इस तरह से क्यू के बाद आर आएगा, यानी कि इसे भी हटा दो। अब इन दोनों में से एक ऑप्शन होगा। देखो पी के बाद जो है यहाँ पे क्यू है, और क्यू में +1 करो तो आर है, और ओ में +1 करो पी है, सी में +1 करो तो ये डी है। ठीक है, तो इस तरह से कर दो। इसमें भी ज़्यादा जो है +1 -1 चल रहा है, यानी कि इतना प्रोसेस तो इसका जो है वो सेम ही रहा है। अब अगला वाला देख लो, इसमें जो है वो सी के बाद डी ई हुआ है, इसमें भी जो है वो
टी के बाद यू वी हो जाएगा। जो +1 -1 चल रहा है इसमें +1 करना है तो पी के बाद क्यू आ जाएगा, इसमें माइनस करना है तो क्यू आ जाएगा, इसमें प्लस करना है तो ओ के बाद पी आ जाएगा, इसमें माइनस करना है तो डी से सी हो जाएगा, इसमें प्लस करना है तो यू के बाद बी आ जाएगा, इसमें जो है वो सी डी ई, यानी यहाँ से जो चीज़ें हैं वो चेंज हो चुकी हैं। तो यहाँ तक जो है वो आपका सेम ही प्रोसेस रहेगा। यहाँ पे जो सी है उसके बाद जो है वो डी ई आ चुका है, यानी कि यहाँ पर जो भी होगा जो टी है उसके बाद यू वी आ जाएगा। वी यहाँ पर है, यहाँ पे नहीं दिया गया, इसलिए आपका ऑप्शन है बिल्कुल सही है। व्याख्या भी है कि जिस प्रकार से हमारा जो है वो फर्स्ट वाला दिया गया है +1 -1 +1 -1 +1, पर यहाँ पे +2 हो गया है, उसी तरह इसमें भी हो गया +2 और हमारा बी आ जाएगा, फिर से हमारा वही +1 -1 चल जाएगा, यानी कि यहाँ पे सिर्फ +2 जोड़ा गया था, बाकी सब सेम था। नेक्स्ट है कि रीता की ओर इशारा करते हुए निखिल ने कहा, मैं उनकी माँ के पुत्र का इकलौता पुत्र हूँ, यानी कि ब्लड रिलेशन से है। तो रीता निखिल से किस प्रकार संबंधित है? ऑप्शन ए है बुआ, ऑप्शन बी है भतीजी, ऑप्शन सी है माँ और ऑप्शन डी है चचेरी बहन। तो इसने कहा है किसने? रीता की ओर इशारा करते हुए निखिल ने कहा है, तो ये है निखिल। निखिल ने जो है वो रीता की ओर इशारा करते हुए कहा कि मैं उनकी माता, यानी कि जो रीता है, रीता की जो माँ है उसकी पुत्र का क्या हूँ? इकलौता पुत्र हूँ। तो रीता निखिल से कैसे संबंध? तो निखिल की तो ये बुआ हो जाएंगी ना, ब्लड रिलेशन ऐसे ही तो बनता है कि ये रीता है और इसकी इशारा करते हुए निखिल ने कहा है कि मैं उनकी माँ, यानी कि रीता की जो माँ हूँ, उनके जो पुत्र हैं, इसका जो ये भाई है उसका मैं पुत्र हूँ, भाई का पुत्र हूँ, यानी कि मैं इसका साथ संबंधित हूँ, तो मैं इसका क्या हो गया? ये मेरी बुआ हो गई। ठीक है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, बुआ। व्याख्या भी है कि प्रश्नानुसार संबंध प्रश्नानुसार संबंध आरेख खींचने पर इस तरह से हमारा ब्लड रिलेशन बनेगा और हमारा इस तरह से आ जाएगा कि निखिल ने कहा कि रीता की माँ के पुत्र का इकलौता पुत्र हूँ, यानी कि मैं खुद निखिल हूँ और निखिल जो हमारी रीता है वो मेरी बुआ है, यानी रीता हमारी बुआ है। नेक्स्ट है कि यदि किसी वर्ष में 25 अगस्त को गुरुवार है तो उसी वर्ष में सोमवार की संख्या कितनी होगी? ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 5, ऑप्शन डी है 6। तो ये कैलेंडर से पूछा गया है। यदि किसी 25 अगस्त को क्या है? 25 अगस्त को है गुरुवार, तो 26 को क्या होगा? 26 को होगा शुक्रवार, 27 को क्या होगा? शनिवार, 28 को क्या होगा? रविवार और 29 को होगा सोमवार, यानी कि 29 को पड़ेगा सोमवार, तो 29 को पड़ेगा सोमवार और 29 से 7 कम कर दो, 7 8 9 2 और 2, यानी 22 को भी सोमवार पड़ेगा। 22 से 7 और कम करो, 7 8 9 10 11 12 5 और 1, 15 को भी पड़ेगा। 15 से 7 और कम करो, 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी 8 को भी पड़ेगा और 8 में से 7 मुड़का तो 1 को भी पड़ेगा। तो पहला सोमवार 8 1 को पड़ेगा, दूसरा सोमवार 8 को पड़ेगा, तीसरा पड़ेगा 15 तारीख को, चौथा पड़ेगा 22 तारीख को और पांचवा पड़ेगा 29 तारीख को। इस तरह से हमारे पास टोटल 5 सोमवार हो जाएंगे। तो उस महीने में कितने सोमवार हैं? तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएंगे, 5 सोमवार। ठीक है, व्याख्या भी है इस तरह से 22 को सोमवार है, 23 को मंगलवार होगा, बुधवार 24 को होगा, 25 को गुरुवार होगा, और इस तरह से हम जोड़ेंगे तो हमारे पास टोटल 5 आएंगे, 1 तारीख को, 8 तारीख को, 15 तारीख को, 22 तारीख को और 29 तारीख को। नेक्स्ट हमारा जो है वो करंट अफेयर से आती करंट अफेयर है 2021 के, लेकिन 2025 में न्यू करंट अफेयर पहुंची जाएगी 10 नंबर की। तो 10 क्वेश्चन देख लीजिए फटाफट, लेकिन न्यू आएगी, देख लीजिए किस तरह से पूछे जाते हैं। इसमें है कि निम्न में से किस शहर में लाइट हाउस परियोजना का क्रियान्वयन नहीं हुआ है? तो उस समय इसमें से कौन से नहीं हुआ था? तो सही आंसर पटना था, क्योंकि रांची, अगरतला और चेन्नई में हुआ था। रांची जो है वो झारखंड की कैपिटल है, अगरतला जो है वो त्रिपुरा की कैपिटल है, चेन्नई तमिलनाडु की और पटना बिहार की कैपिटल है। व्याख्या भी है कि जो लाइट हाउस परियोजना थी वो 6 राज्यों में हुई थी, जैसे कि त्रिपुरा की कैपिटल अगरतला में, झारखंड की कैपिटल रांची में, उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ में, मध्य प्रदेश के इंदौर में हुई थी। वैसे मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल है, गुजरात की कैपिटल गांधीनगर है, लेकिन राजकोट में हुई थी, तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई में। नेक्स्ट है कि कौन सी भारतीय दूरसंचार कंपनी विश्व की 5वीं सबसे मजबूत ब्रांड बनी थी? तो उसमें रिलायंस जियो बनी थी।
नेक्स्ट था कि बोल्ड यानी कि बम्बो ओसिस ऑन लैंड्स इन ड्राफ्ट परियोजना किस राज्य में हुई थी, तो वह राजस्थान में हुई थी। राजस्थान की कैपिटल जयपुर, हरियाणा की चंडीगढ़, बिहार के पटना, मध्य प्रदेश की भोपाल। नेक्स्ट हमारा है कि संयुक्त राष्ट्र की कोवैक्स योजना के अंतर्गत कोविड-19 की मुफ्त वैक्सीन पाने वाला पहला देश कौन था, तो वो घाना देश था। नेक्स्ट है कि अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी अमेरिका महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी, तो शीर्षा बांदला थी। और भी रिसेंटली इससे क्वेश्चन बन सकता है, तो वो देख लेना कौन सा वाला बनेगा। नेक्स्ट था कि उस भारतीय महिला का नाम बताना था जिस पर 2 साल के लिए डोपिंग का प्रतिबंध लगा था, तो वो सुमित मलिक थे। नेक्स्ट था कि भारत का वह कौन सा प्रथम राज्य था जहाँ पे एंड टू एंड ई कैबिनेट प्रणाली लागू की गई थी, तो वो हिमाचल प्रदेश में लागू की गई थी। हिमाचल प्रदेश की कैपिटल है शिमला, धर्मशाला। उत्तर प्रदेश के लखनऊ है, गोवा की पणजी है, हरियाणा की चंडीगढ़ है। नेक्स्ट था कि इस भारतीय मंत्रालय द्वारा हाल ही में 2019-20 के लिए UDSI शुरू किया गया है, तो वो शिक्षा मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट था कि स्मार्टफोन निर्माता वीवो ने किसी क्रिकेट खिलाड़ी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया था, तो विराट कोहली को बनाया था उस समय। नेक्स्ट है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI पर आधारित पोर्टल सुपेश भारत में किस न्यायालय ने शुरू किया था, तो वो सर्वोच्च न्यायालय ने स्टार्ट किया था। देखिए हमारे 10 क्वेश्चन करंट अफेयर के हो गए कि अब 2025 की पूछी जाएगी, न्यू डेट का जाना। नेक्स्ट हमारी स्ट्रेटेजी के क्या आ जाती है, इसमें भी 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो देख लीजिए। कह रहे हैं कि कितने भारतीय राज्य नेपाल से सीमा साझा करते हैं। ऑप्शन ए है 5, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है 2। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 5। 5 भारतीय राज्य हैं तो नेपाल के साथ अपनी बाउंड्री टच करते हैं। भी है कि नेपाल से सीमा साझा करने वाले 5 भारतीय राज्य जिसमें उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, पश्चिम बंगाल है और सिक्किम है। कौन कौन से राज्य साझा करते हैं, यहाँ इधर से उत्तराखंड करता है, फिर उत्तर प्रदेश करता है, फिर बिहार, फिर पश्चिम बंगाल और सिक्किम। ये 5 राज्य नेपाल के साथ करते हैं बाउंड्री टच और नेपाल की कैपिटल है काठमांडू। वहीं पाकिस्तान के साथ गुजरात करता है, राजस्थान करता है, पंजाब करता है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख करता है। वैसे जम्मू कश्मीर और जो लद्दाख है पहले राज्य थे, लेकिन अब हमारे पास क्या है, केंद्र शासित प्रदेश हैं। और गुजरात, राजस्थान, पंजाब ये पाकिस्तान के साथ बाउंड्री टच करते हैं। वहीं चीन से लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश ये अपनी बाउंड्री टच करते हैं। तो कैसे भी पूछ ले, याद रखना नेपाल के साथ कितने बाउंड्री टच करते हैं, 5। कौन कौन से, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। पाकिस्तान के साथ कौन कौन करता है, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। चीन के साथ लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट है कि निम्न में से कोस्टा रिका की राजधानी कौन सी थी, तो इसमें से सान जोस ही सही हो जाएगा, क्योंकि बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका, चाइना की बीजिंग और दिल्ली जो है वो भारत की है। तो सान जोस जो बची है वो कोस्टा रिका की राजधानी है। व्याख्या भी है किस तरह से हमें कैपिटल दी गई है कि बीजिंग जो है वो चाइना की कैपिटल है, नई दिल्ली जो है वो भारत की है, ढाका जो है वो बांग्लादेश की है, कोस्टा रिका कहाँ की है, सान जोस की है। तो इसी कैपिटल्स दी गई थी। नेक्स्ट है केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा निम्न में से क्या है, यानी कि लक्षद्वीप में कौन सी भाषा आधिकारिक रूप से है। ऑप्शन ए है तमिल, ऑप्शन बी है मलयालम, ऑप्शन सी है ग्रेट अंडमानी, ऑप्शन डी है सिंघला। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मलयालम। लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा मलयालम है। लक्षद्वीप की कैपिटल है कावरत्ती। ठीक है, तो लक्षद्वीप की कैपिटल क्या है, कावरत्ती है, आधिकारिक भाषा क्या है, मलयालम है। व्याख्या भी है कि केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा मलयालम है, इसकी राजधानी कावरत्ती है और ये अरब सागर में स्थित भारत का द्वीपीय संघ राज्य है और यहाँ से प्रवाल भित्तियों से निर्मित है। किससे निर्मित है, प्रवाल भित्तियों से। किधर स्थित है, अरब सागर में। आधिकारिक भाषा क्या है, मलयालम। क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है और राजधानी क्या है, कावरत्ती। नेक्स्ट है भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या है। ऑप्शन ए है 530, ऑप्शन बी है 540, ऑप्शन सी है 550, ऑप्शन डी है 552। तो सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी 552। संविधान में जो लोकसभा सदस्य इनकी अधिकतम संख्या 552 है, परंतु वर्ष 2020 में आंग्ल भारतीय यानी कि 2 सदस्य वो आरक्षण की समय सीमा समाप्त होने के बाद भारत सरकार ने इनकी समय सीमा में वृद्धि नहीं की और न ही गजट के द्वारा इन्हें समाप्त करने
घोषणा की जब तक अधिसूचना द्वारा कोई जानकारी प्रकाशित नहीं की जाती। लोकसभा सदस्यों की कुल संख्या 552 है। 84वीं संविधान संशोधन 2001 के द्वारा भी वर्ष 2026 तक लोकसभा की संख्या में कोई भी परिवर्तन न करने की बात कही गई थी। नेक्स्ट है कि हिंदी दिवस कब मनाते हैं, इम्पोर्टेंट है। ऑप्शन ए है 14 सितंबर, ऑप्शन बी है 1 अक्टूबर, ऑप्शन सी है 2 नवंबर, ऑप्शन डी है 3 अक्टूबर। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 14 सितंबर। हर साल हम 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। ठीक है, हिंदी दिवस तब सेलिब्रेट करते हैं 14 सितंबर को सेलिब्रेट करते हैं। वहीं 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाई जाती है और 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं। 5 जून को हम विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। ये सारी चीज़ें याद रखना। तो हिंदी दिवस 14 सितंबर को, विश्व शाकाहारी दिवस 1 अक्टूबर को मनाते हैं। राष्ट्रीय संविधान दिवस कल ही मैंने कमेंट बॉक्स में पूछा था, कल ही मैंने आपसे कम्युनिटी पोस्ट में भेजा था और कम से कम 2000 लोगों ने आंसर्स दिए होंगे, तो कम्युनिटी पोस्ट में आंसर दिया कीजिए। तो हमारा संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाते हैं। वहीं जर्मन एकता दिवस 3 अक्टूबर को मनाया जाता है। और उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस बहुत बार पूछा जा चुका है, 24 जनवरी। राजस्थान स्थापना दिवस 30 मार्च को मनाते हैं। ठीक है, वहीं बिहार का स्थापना दिवस कब मनाते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में स्थापना दिवस, ये सारे राज्य के स्थापना दिवस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सा देश सार्क यानी कि साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन का सदस्य नहीं है। ऑप्शन ए है नेपाल, ऑप्शन बी है बांग्लादेश, ऑप्शन सी है अफगानिस्तान, ऑप्शन डी है म्यांमार। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी म्यांमार। म्यांमार सार्क का सदस्य नहीं है, जबकि नेपाल, बांग्लादेश, अफगानिस्तान ये सभी सार्क सदस्य हैं। सार्क की फुल फॉर्म साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन होती है। इसका देश म्यांमार नहीं है। तो कौन कौन से देश से स्थापना कब हुई थी जरा जान लेते हैं। जो सार्क है इसकी फुल फॉर्म होती है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, यानी कि दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। क्या होती है, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 को ढाका में किया गया। इसकी स्थापना कब हुई थी, 8 दिसंबर 1985 को। कहाँ हुई थी, बांग्लादेश की कैपिटल ढाका में हुई थी। 7 संस्थापक सदस्य देश थे, यानी कि बगल वाला देश बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका थे, लेकिन अफगानिस्तान 2005 में इसमें शामिल हुआ। स्थापना कब हुई थी, 8 दिसंबर 1985 में हुई थी। कहाँ हुई थी, ढाका में की गई थी। फुल फॉर्म क्या होती है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, यानी दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन होती है। कितने संस्थापक सदस्य थे, 7 थे। कौन सा नहीं था, अफगानिस्तान नहीं था। कब शामिल हुआ, 2005 में शामिल हुआ। सार्क का मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है, तो वो स्थित है काठमांडू, जो कि नेपाल की कैपिटल है। सार्क के मुख्य उद्देश्य होता है कि सदस्य देशों में संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता, स्वतंत्रता, हस्तक्षेप और पारस्परिक लोभ के सिद्धांतों का सम्मान करना, पारस्परिक लाभ के सिद्धांतों का सम्मान करना। ठीक है, तो 8 दिसंबर 1985 को ढाका में स्थापना हुई दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन, इसकी फुल फॉर्म होती है। 7 संस्थापक सदस्य थे। अफगानिस्तान 2005 में शामिल हुआ। मुख्यालय काठमांडू नेपाल में है। नेक्स्ट हमारा है कि निम्न में से किस स्थान पर अजंता और एलोरा की गुफाएं स्थित हैं। ऑप्शन ए है बेंगलुरु, ऑप्शन बी है दिल्ली, ऑप्शन सी है औरंगाबाद, ऑप्शन डी है लखनऊ। तो महाराष्ट्र के औरंगाबाद में जो है वो अजंता और एलोरा की गुफाएं स्थित हैं। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कहाँ, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में अजंता एलोरा की गुफाएं हैं। दिल्ली भारत की कैपिटल है। लखनऊ उत्तर प्रदेश के से जो है वो नवाबों का शहर कहते हैं। वहाँ बड़ा इमामबाड़ा भी स्थित है। बेंगलुरु कर्नाटक की कैपिटल है, यहाँ सिलिकॉन वैली स्थित है। ठीक है, ये सारी चीज़ें याद रखना। व्याख्या है कि अजंता एलोरा की गुफाओं का जो निर्माण था वो राष्ट्रकूट वंश द्वारा महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में करवाया गया था। तो अजंता एलोरा की गुफाओं का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, राष्ट्रकूट वंश द्वारा। कौन से वंशों द्वारा, राष्ट्रकूट वंश द्वारा अजंता एलोरा की गुफा का निर्माण करवाया गया था महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में। जबकि अजंता गुफाओं का निर्माण गुप्त शासकों द्वारा करवाया गया था।
जहाँ अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित है, व एलोरा हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म से संबंधित हैं। और दोनों स्थलों को 1983 में यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी सम्मिलित कर लिया गया है। तो अजंता एलोरा की गुफाओं का निर्माण किसने कराया था? राष्ट्रकूट वंश के द्वारा करवाया गया था। कहाँ? महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में। ठीक है। और अजंता गुफाओं का निर्माण किसने कराया था? अजंता को गुप्त शासकों के द्वारा करवाया गया था। अजंता की गुफाएं कौन से धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। जबकि वो कौन सी गुफाएं जो कि हिंदू, बौद्ध और जैन तीनों धर्मों से संबंधित है, तो वो एलोरा की है जो हिंदू, बौद्ध और जैन से संबंधित हैं। दोनों स्थलों को यूनेस्को ने यूनाइटेड नेशनल एजुकेशन, साइंटिफिक और कल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट विश्व विरासत स्थल में कब शामिल किया था? 1983 में। नेक्स्ट है कि ओणम किस भारतीय राज्य यानी कि केंद्र शासित प्रदेश का सांस्कृतिक उत्सव है? ऑप्शन ए है असम, ऑप्शन बी है केरल, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी कर्नाटक। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी केरल। ओणम जो है वो केरल का है। केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम, वो केरल का है। व्याख्या भी कह रही है कि जो सांस्कृतिक उत्सव दिए गए हैं राज्य, तो ओणम कहाँ होता है? ओणम जो है वो केरल में होता है। ठीक है। बिहू कहाँ होता है? बहुत फेमस है बिहू, असम का है। पोंगल, पोंगल जो है तमिलनाडु का, और महामस्तकाभिषेक ये कहाँ का है? कर्नाटक का है। ठीक है। तो ओणम कहाँ है? ओणम जो है वो केरल में है। बिहू कहाँ है? बिहू असम में है। पोंगल कहाँ है? पोंगल तमिलनाडु में है। महामस्तकाभिषेक कहाँ है? कर्नाटक में। केरल की बात करें, केरल की हमारी कैपिटल है तिरुवनंतपुरम, असम की दिसपुर, तमिलनाडु की चेन्नई, कर्नाटक की बेंगलुरु। ठीक है। तो ये सारी कैपिटल्स ये सब याद रखना। ओणम केरल का है, बिहू असम का है, पोंगल तमिलनाडु का है, महामस्तकाभिषेक कर्नाटक का है। केरल की तिरुवनंतपुरम, असम की दिसपुर, तमिलनाडु की चेन्नई, कर्नाटक की बेंगलुरु। नेक्स्ट हमारा कह रहा है कि निम्न में से कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक है, यानी इसमें से वो कौन सा ग्रह जो सूर्य के सबसे पास में है? ऑप्शन ए है पृथ्वी, ऑप्शन बी है चंद्रमा, ऑप्शन सी है मंगल और ऑप्शन डी है बुध। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बुध। बुध ग्रह जो है वो सूर्य के सबसे नज़दीक है। ठीक है। कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक है? तो बुध ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक है। और जो हमारी पृथ्वी इसका एक उपग्रह होता है चंद्रमा। ठीक है। और इसको हम ब्लू प्लैनेट यानी नीला ग्रह कहते हैं, क्योंकि जो होता है इस पर पानी पाया जाता है इसीलिए। मंगल के दो उपग्रह होते हैं, फोबोस और डिमोस। चंद्रमा जो एकमात्र उपग्रह है पृथ्वी का। और सूर्य के सबसे नज़दीक कौन सा है? तो सूर्य के सबसे नज़दीक में होगा बुध, और सबसे दूर होगा वरुण, क्योंकि हमारे सौरमंडल में टोटल 8 ग्रह हैं। कौन कौन से? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ये हमारा कम है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। इसमें जो ये बुध है सूर्य के सबसे पास में है, और जो ये वरुण है सूर्य से सबसे दूर में है। तो सबसे पास पूछे तो बुध, सबसे दूर पहुँचे तो वरुण। ठीक है। इसमें बुध और शुक्र है, इनका कोई उपग्रह नहीं होता। पृथ्वी का एक उपग्रह होता है चंद्रमा, मंगल के 2 उपग्रह होते हैं फोबोस और डिमोस। वहीं ये बुध, शुक्र, पृथ्वी है, इन्हें आंतरिक ग्रह कहते हैं, और बृहस्पति, शनि और वरुण को बाहरी ग्रह कहते हैं। ये सब याद रखना, पूछा जाता है एग्जाम में। व्याख्या भी है कि सूर्य से सबसे नज़दीक ग्रह जो है वो बुध है। पृथ्वी सूर्य से दूरी के क्रम में बुध, शुक्र के बाद आता है, और पृथ्वी के बाद मंगल आता है, क्योंकि बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। चंद्रमा हमारी पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, और सबसे छोटा ग्रह बुध है। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति, और सबसे छोटा है बुध। सूर्य से दूरी के क्रम में वरुण उससे सबसे दूर है। वैसे सबसे बड़ा पूछे तो वो है बृहस्पति, सबसे छोटा पूछे तो वो है बुध। नेक्स्ट है कि नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई कौन थे? हु वाज द फर्स्ट एशियन विनर ऑफ नोबेल प्राइज? ऑप्शन ए है CB रमन, ऑप्शन बी है राजीव गांधी, ऑप्शन सी है रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन डी है मदर टेरेसा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रविंद्रनाथ टैगोर। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई रविंद्रनाथ टैगोर हैं। व्याख्या भी है कि नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई व्यक्ति रविंद्रनाथ टैगोर। इन्हें 1913 में साहित्य के क्षेत्र में गीतांजलि रचना के लिए नोबेल मिला था। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। कब मिला था? 1913 में। किस पे मिला था? साहित्य के क्षेत्र में। किसके लिए? गीतांजलि रचना के लिए।
टैगोर का जन्म वहीं 1861 में कोलकाता में हुआ था। ये कवि थे, लेखक थे, समाज सुधारक थे, दार्शनिक और चित्रकार थे। और महात्मा गांधी को सर्वप्रथम महात्मा इन्होंने ही कहा था। भारत और बांग्लादेश का राष्ट्रगान रविंद्रनाथ टैगोर ने ही लिखा है। बहुत सारे क्वेश्चन इनसे पूछे जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कि नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई कौन थे, तो रविंद्रनाथ टैगोर। इन्हें जो है वो कब नोबेल प्राइज मिला था, 1913 में। कौन से क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में। कौन सी रचना के लिए, गीतांजलि के लिए। इनका जन्म कब हुआ था, 1861 में। कहाँ हुआ था, कोलकाता में हुआ था। ये क्या थे, एक कवि, लेखक, समाज सुधारक, दार्शनिक और चित्रकार थे। ठीक है। महात्मा गांधी जी को सबसे पहले महात्मा किसने कहा था, तो वो रविंद्रनाथ टैगोर ने ही कहा था सबसे पहले महात्मा गांधी जी को। और भारत और बांग्लादेश का राष्ट्रगान किसने लिखा है, तो भारत का अमर सुजान बांग्ला, तो भारत का जनगण मन और तो भारत का राष्ट्रगान जनगण मन जो 52 सेकंड तक गाया जाता है। और बांग्लादेश का राष्ट्रगान अमर सोनार बांग्ला, ये दोनों रविंद्रनाथ टैगोर ने ही लिखे हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारा गद्यांश दिया गया है, उसको पढ़ना है, हमें आंसर देने हैं। गद्यांश कह रहा है कि धरातल से युद्ध की विभीषिकाओं को सदा सदा के लिए समाप्त करने के लिए गांधी जी ने विश्व को अहिंसा रूपी अस्त्र प्रदान किया। गांधी जी कहा करते थे कि प्रेम और अहिंसा के द्वारा विश्व के कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बनाया जा सकता है। उन्होंने सिद्धांतों का परीक्षण भी किया और वे नितांत सफल सिद्ध हुए। हिंसा से हिंसा बढ़ती है, घृणा घृणा को जन्म देती है और प्रेम से प्रेम की वृद्धि होती है। अतः ये निश्चित है कि बिना प्रेम और अहिंसा के विश्व में शांति स्थापित नहीं हो सकती। शांति के अभाव में मानव जाति का विकास संभव नहीं। प्रत्येक राष्ट्र का स्वर्णिम युग उत्तरोत्तर रचनात्मक कार्य किए जाते हैं। भौतिक दृष्टि से व्यापार और कृषि की उन्नति भी शांति काल में ही संभव होती है। अतः हम यदि विश्व का कल्याण चाहते हैं तो हमें युद्ध का बहिष्कार करना ही होगा। अहिंसा और प्रेम की भावना से विश्व में शांति स्थापित करनी होगी, तभी विश्व में सुखमय और शांतिमय राज्य की स्थापना संभव होगी। फर्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व में शांति क्यों आवश्यक है। मानव जाति के विकास के लिए, उत्तमोत्तर रचनात्मक कार्य के लिए, व्यापार और कृषि की उन्नति के लिए, कठोर से हटे और हृदय को कोमल बनाने के लिए। तो हमने देखा था कि विश्व में शांति जरूरी थी मानव जाति के विकास के लिए। विश्व में शांति क्यों आवश्यक थी, मानव जाति के विकास के लिए। व्याख्या भी है कि दिए गए गद्यांश के अनुसार विश्व में शांति मानव जाति के विकास के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट है कि विश्व शांति की स्थापना के लिए सबसे आवश्यक है। ऑप्शन ए है हिंसा और भय, ऑप्शन बी है अहिंसा और प्रेम, ऑप्शन सी है आत्मीयता और समीपता, ऑप्शन डी है परिश्रम और ज्ञान। सी आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अहिंसा और प्रेम। विश्व शांति की स्थापना के लिए यानी विश्व में शांति करने की स्थापना के लिए सबसे आवश्यक अहिंसा और प्रेम है। क्या है सबसे आवश्यक, अहिंसा यानी किसी से हिंसा न करना और प्रेम। व्याख्या भी है कि गांधी जी का मानना है कि विश्व शांति की स्थापना में अहिंसा और प्रेम सबसे आवश्यक अस्त्र है। नेक्स्ट है कि कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बनाया जा सकता है। ऑप्शन ए है सत्य पालन द्वारा, ऑप्शन बी है मौन पालन द्वारा, ऑप्शन सी है अहिंसा द्वारा और ऑप्शन डी है भय द्वारा। ऑप्शन सी अहिंसा द्वारा, कठोर से कठोर हृदय को भी अहिंसा के द्वारा कोमल बनाया जा सकता है। व्याख्या भी है कि गांधी जी का मानना है कि अहिंसा द्वारा कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बनाया जा सकता है। नेक्स्ट है कि किसी भी राष्ट्र के स्वर्णिम युग के प्रमुख तत्व हैं। ऑप्शन ए है धन और वैभव, ऑप्शन बी है धन और सम्मान, ऑप्शन सी है अध्यात्म और उपासना और ऑप्शन डी है शांति, सुख और रचनात्मक कार्य। सी आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शांति, सुख और रचनात्मक कार्य किसी भी राष्ट्र के स्वर्णिम युग के प्रमुख तत्व हैं। व्याख्या भी है कि दिए गए गद्यांश के अनुसार किसी भी राष्ट्र के स्वर्णिम युग के प्रमुख तत्व शांति, सुख और रचनात्मक कार्य हैं। नेक्स्ट है नितांत शब्द का उपयुक्त प्राय है यानी कि पर्यायवाची है नितांत का। ऑप्शन ए है भली भांति, ऑप्शन बी है बिल्कुल, ऑप्शन सी है विधिवत और ऑप्शन डी है निम्न। सी आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बिल्कुल। नितांत शब्द का उपयुक्त पर्यायवाची बिल्कुल है। ठीक है।
व्याख्या भी है कि दिए गए शब्द जो हैं वो नितांत का पर्यायवाची में बिल्कुल होगा। नेक्स्ट गद्यांश दिया गया है, इसको पढ़ना और उसके बाद हमें आंसर देने हैं। गद्यांश है कि विज्ञान आज के मानव जीवन का अविभाज्य यानी जिसे विभाजित नहीं कर सकते अविभाज्य और घनिष्ठ अंग बन गया है। मानव जीवन का कोई भी क्षेत्र विज्ञान के अभूतपूर्व आविष्कारों से छूता नहीं रहा। इसी से आधुनिक युग विज्ञान का युग कहलाता है। आज विज्ञान ने पुरुष और नारी, साहित्यकार और राजनीतिज्ञ, उद्योगपति और कृषक, पूंजीपति और श्रमिक, चिकित्सक और सैनिक, अभियंता और शिक्षक तथा धर्मज्ञ और तत्वज्ञ सभी को और सभी क्षेत्रों में किसी न किसी रूप में अपने अप्रतिम प्रदेश से अनुग्रहित किया है। आज सूचना परिवेश विज्ञान में हो गया है। प्रज्ञान के चरण गृहिणी के रसोई घर से लेकर बड़ी बड़ी प्राचीरों वाले भवनों और अट्टालिकाओं में ही दृष्टिगत नहीं होते, प्रत्युत वे स्थल और जल की सीमाओं को लांघकर अंतरिक्ष में भी गतिशील हैं। वस्तुतः विज्ञान अद्यतन मानव की सबसे बड़ी शक्ति बन गया है। इसके बल से मनुष्य, प्रकृति और प्राणी जगत का शिरोमणि बन सका है। विज्ञान के अनुग्रह से वे सभी प्रकार की सुविधाओं और संपदाओं का स्वामित्व प्राप्त कर चुका है। अब वे त्रुटियों के प्रकोप से भयाक्रांत एवं सन्नत नहीं है। विद्युत ने उसे आलोकित किया है, उष्णता और शीतलता दी है, बटन दबाकर किसी भी कार्य को संपन्न करने की ताकत भी दी है। मनोरंजन के विविध साधनों से सुलभ है। यातायात संचार के साधनों के विकास से समय और स्थान की दूरियां बहुत कम हो गई हैं और समूचा विश्व एक परिवार सा लगने लगा है। कृषि और उद्योग के क्षेत्र में उत्पादन की तीव्र वृद्धि होने के कारण आज दुनिया पहले से अधिक धन धान्य से संपन्न है। शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में विज्ञान की देन अभिनंदनीय है। विज्ञान के सहयोग से मनुष्य धरती और समुद्र के अनेक रहस्य हस्तमलक करके अब अंतरिक्ष लोक में प्रवेश कर चुका है। सर्वोपरि विज्ञान ने मनुष्य को बौद्धिक विकास प्रदान किया है और वैज्ञानिक चिंतन पद्धति दी है। वैज्ञानिक चिंतन पद्धति से मनुष्य अंधविश्वासों, रूढ़ि परंपराओं से मुक्त होकर स्वस्थ और संतुलित ढंग से सोच विचार कर सकता है, अर्थात एक सम्यक जीवन जी सकता है। इससे मनुष्य के मन को युग के अंधविश्वासों, भ्रमपूर्ण और दज्ञानुसी विचारों, भय और अज्ञानता से मुक्ति मिली है। विज्ञान की यह देन स्तुत्य है। मानव को चाहिए कि वे विज्ञान के समग्र देन के रचनात्मक कार्यों में सुनिश्चित करें। फर्स्ट है कि विज्ञान मानव जीवन की सबसे बड़ी शक्ति इसीलिए कही गई है क्योंकि इसके बल से मनुष्य ऑप्शन ए विद्युत शक्ति का स्वामी है, ऑप्शन बी है प्रकृति और प्राणी जगत का सिरमौर है, ऑप्शन सी है सभी भौतिक सुविधाओं से संपन्न है, ऑप्शन डी है अंतरिक्ष क्षेत्र में हस्तक्षेप कर सकता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रकृति और प्राणी जगत का सिरमौर है। विज्ञान मानव की सबसे बड़ी शक्ति इसीलिए की गई है क्योंकि इसके बल से मनुष्य क्या कर सकता है, ये प्रकृति और प्राणी जगत का सिरमौर है। व्याख्या भी है कि गद्यांश के अनुसार विज्ञान मानव की सबसे बड़ी शक्ति इसीलिए कही जाती है क्योंकि इसके बल से मनुष्य, प्रकृति का और प्राणी जगत का सिरमौर है। नेक्स्ट है कि वैज्ञानिक चिंतन पद्धति ने मनुष्य का सबसे बड़ा उपकार यह किया है कि उसे मुक्ति मिली है। ऑप्शन ए है संतुलित अनुचिंतन से, ऑप्शन बी है पुरानी शिष्ट औपचारिकताओं से, ऑप्शन सी है भ्रमपूर्ण रूढ़िवादी विचारधाराओं से, ऑप्शन डी है प्राचीन सांस्कृतिक परंपराओं से। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भ्रमपूर्ण रूढ़िवादी विचारधाराओं से। वैज्ञानिक चिंतन पद्धति ने मनुष्य का सबसे बड़ा उपकार यह किया कि उसे मुक्ति किससे मिल चुकी है, उसे भ्रमपूर्ण रूढ़िवादी विचारधाराओं से मुक्ति मिल चुकी है। व्याख्या भी है कि वैज्ञानिक चिंतन पद्धति से मानव जीवन में व्याप्त भ्रमपूर्ण जो रूढ़िवादी विचारधाराएं उनसे उन्हें मुक्ति मिली है। नेक्स्ट है कि विश्व के परिवारवत लगने का प्रमुख कारण है। ऑप्शन ए है यातायात एवं संचार साधनों का विकास, ऑप्शन बी है विज्ञान की गतिशील शक्तियाँ, ऑप्शन सी है विज्ञान की जीवन से घनिष्ठता, ऑप्शन डी है विश्व बंधुत्व की भावना का विकास। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यातायात एवं संचार के साधनों का विकास। विश्व की परिवारवत लगने का प्रमुख कारण यही है कि यातायात एवं संचार साधनों का विकास। व्याख्या भी है कि यातायात एवं संचार साधनों के विकास से समय और स्थान की दूरियां बहुत कम हो गई हैं, जिसके फलस्वरूप विश्व एक परिवार सा प्रतीक होने लगा है। नेक्स्ट है कि हस्तमलक शब्द से अभिप्राय है। ऑप्शन ए है अस्पष्ट परंतु सायास बोधगम्य, ऑप्शन बी है पास में रखे आंवले की तरह, ऑप्शन सी है हाथी के लिए आंवले की तरह, ऑप्शन डी है स्पष्ट और अनायास बोधगम्य। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हस्तमलक यानी स्पष्ट और अनायास बोधगम्य।
व्याख्या भी है कि दिए गए गद्यांश के अनुसार हस्तमलक का अभिप्राय होता है स्पष्ट और अनायास बोधगम्य। नेक्स्ट है कि वैज्ञानिक चिंतन पदवंश से आशय है। ऑप्शन ए है परंपरागत चिंतन, ऑप्शन बी है भावात्मक चिंतन, ऑप्शन सी है वैज्ञानिकों द्वारा किया गया चिंतन, ऑप्शन डी है स्वस्थ और संतुलित चिंतन। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी स्वस्थ और संतुलित चिंतन। वैज्ञानिक चिंतन यानी कि स्वस्थ और संतुलित चिंतन। व्याख्या भी है कि दिए गए गद्यांश के अनुसार वैज्ञानिक चिंतन का आशय होता है कि स्वस्थ और संतुलित चिंतन। ये हमारे क्वेश्चंस हो गए। नेक्स्ट हमारा जो है ग्राफ पर आधारित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो हमें एक ग्राफ दिया गया है, उससे हमें क्वेश्चन पूछने हैं, क्वेश्चन हटाने हैं 81 से 85 तक। हमारा ये इस तरह से ये ग्राफ है, कुछ इस तरह से बड़ा सा ग्राफ पूछता है और इसमें से क्वेश्चन पूछता है। ग्राफ है हमारा है कि ग्राफ में एक परीक्षा में 60 छात्रों के इतिहास और भूगोल के अंकों का इस तरह से अनुपात दर्शाया गया है और हमें ये बताना है इसमें पहला क्वेश्चन कि कितने छात्रों ने भूगोल की अपेक्षा इतिहास में ज़्यादा अंक अर्जित किया है। ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 4, ऑप्शन डी है 5। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 3। व्याख्या भी है कि ग्राफ में इतिहास और भूगोल का अनुपात दर्शाया गया है। जहां जहां ग्राफ में अनुपात का मान 1 से अधिक है वहां पर भूगोल की अपेक्षा इतिहास में अधिक अंक अर्जित किए गए और जैसे छात्रों की संख्या जो है वो 3 है। नेक्स्ट है कि निम्न में से किन छात्रों को भूगोल की अपेक्षा इतिहास में कम अंक मिले हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1, 2, 3, 6। व्याख्या भी है कि ग्राफ में जहां जहां अनुपात का मान 1 से कम है वहां पर भूगोल की अपेक्षा इतिहास में कम अर्जित किए गए और ऐसे 1, 2, 3, 6 छात्र हैं। नेक्स्ट है कि भूगोल में छात्र 3 से 4 के मध्य अंक का प्रतिशत कितना है। तो आंकड़े जो थे वो अपर्याप्त थे। व्याख्या है कि चूंकि प्रश्न में इतिहास और भूगोल के अंकों को नहीं दिया गया था बल्कि अनुपात को दर्शाया गया था, इसलिए आंकड़े पर्याप्त नहीं है। नेक्स्ट है कि इतिहास भूगोल के अधिकतम अनुपात और न्यूनतम अनुपात में अंतर है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है कि छात्र 4 को भूगोल में 60 अंक मिले तो उसके इतिहास में अंक हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 75, 75। व्याख्या भी है कि छात्र 4 के लिए इतिहास और भूगोल में प्राप्त अंकों का अनुपात इस तरह से था और इस तरह से निकाल कर 75, 75 हो गया था। नेक्स्ट हमें नेक्स्ट ग्राफ दिया जाता है। देखो 2 ग्राफ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 10 नंबर के और 10 नंबर की तालिका होती है। टोटल 20 नंबर का ये होता है। थोड़ा सा हार्ड आता है तो इसको अच्छे से देख लेना। इसमें है कि कच्चे ऊन के उत्पादन में उच्चतम वृद्धि का वर्ष कौन सा था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2016 और 2017। व्याख्या भी है कि 2016-17 में जो थी वो इस तरह से था, 17-18 में इस तरह से हुआ, 2019-20 में इस तरह से हुआ, 20-21 में इस तरह से हुआ, इसलिए 16-17 में कच्चे ऊन के उत्पादन में सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई थी। नेक्स्ट है कि पहले 4 वर्षों के उत्पादन की तुलना में अंतिम 4 वर्षों से कच्चे ऊन का उत्पादन कितने प्रतिशत बढ़ गया। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 22.2। नेक्स्ट था क्वेश्चन की 8 वर्षों के दौरान औसत उत्पादन कितना था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 8 वर्षों के औसत उत्पादन कितना था, 62.5 था। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि उत्पादन के पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम प्रतिशत घटत किस वर्ष रही। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2018 और 2019 में। ठीक है। नेक्स्ट हमारा था कि 2014-15 में कच्चे ऊन का उत्पादन 2019-20 के उत्पादन का डैश था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 3/4। नेक्स्ट हमारे पास तालिका दी गई होती है और हमें इस तरह से तालिका को देखना होता है। 10 नंबर की तालिका आती है। इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि किस वर्ष में सेल्समैन सी द्वारा अर्जित कमीशन पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम वृद्धि दर्शाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2016। ठीक है। हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2018 में बी का कमीशन 5 सेल्समैनों के उसी वर्ष के कुल कमीशन का लगभग कितना प्रतिशत था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा 19.05। 2018 में कमीशन 2015 की तुलना में उच्चतम वृद्धि दर्शाता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सी। व्याख्या भी कह रहा है ये इस तरह से हमें देख लेना, ये हमारा है इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन सोल्व होगा। नेक्स्ट हमारा है कि निम्न में से किस वर्ष में किसी भी सेल्समैन द्वारा अर्जित उच्चतम और न्यूनतम कमीशन का अंतर अधिकतम है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2019।
नेक्स्ट हमारा है कि वर्ष 2019 में एक सेल्समैन डी द्वारा अर्जित कमीशन ए द्वारा अर्जित कमीशन का लगभग कितना प्रतिशत है? आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट हमारा है, इसमें से फिर एक तालिका दी गई है जिस तरह से हमें क्वेश्चन के आंसर देने हैं। फिर हमारे पास एक तालिका है, हमें क्वेश्चन के आंसर देने हैं। तो 10 नंबर की तालिका और 10 नंबर के हमारे जो होते हैं वो ग्राफ पूछे जाते हैं। तालिका ऑप्शन बी सितंबर। बेस्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि अगस्त में खुले खातों की संख्या जून में खुले खातों की संख्या से लगभग कितने प्रतिशत कम या ज्यादा थी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 35.3। नेक्स्ट है कि मई से सितंबर तक एंजल में खुले खातों की संख्या से जोरोधा में खुले खातों की संख्या का अनुपात क्या है? उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1.04। नेक्स्ट है कि किस शेयर ब्रोकर में खुले खातों की औसत संख्या महत्तम है? सही आंसर हो जाएगा सी ट्रेड बुल। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है। इस तरह से हमने पूरे 100 क्वेश्चंस कर लिया है। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ट्रेड बुल में खुले खातों की संख्या का औसत शेयर खाना में खुले खातों की संख्या के औसत का लगभग कितना प्रतिशत कम या ज्यादा था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 57.82। सीपेट का प्रीवियस ईयर का पेपर, इससे आपको आइडिया मिलेगा कि प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो और बाकी क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। इफ़ यू लाइक इट देन लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। साथ ही आप हमारे चैनल को इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं अपने एग्जाम में बेटर करने के लिए। और सीपेट के जितने भी प्रीवियस ईयर हुए हैं 2021, 2022 और 2023 में, वो हम सभी लेकर आएंगे। साथ में प्रैक्टिस सेट भी कराएंगे। तो हमारे चैनल के साथ अभी जुड़ जाइए। कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ पूछा कीजिए। साथ ही कमेंट बॉक्स में भी जो है वो आप बताया कीजिए अपनी प्रॉब्लम्स कि आपको कैसे क्वेश्चंस चाहिए, क्या समझ में आ रहा है क्या नहीं, उसी हिसाब से हम लेकर आएंगे। साथ ही कमेंट्री पोस्ट में आंसर भी दिया कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछते हैं और 2-3 हज़ार बच्चे तो उसमें आंसर देते हैं। तो आप भी आंसर दिया कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।